वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, लीनियर मेजरमेंट्स। जब भी कोई सर्वे किया जाता है, जैसे आप चेन सर्विंग कर रहे हो या कंपास सर्विंग कर रहे हो या थोडालाइट सर्विंग कर रहे हो, तो ये जो बेसिक सर्विंग के जो मेथड्स हैं, इन मेथड्स में जब अपने लंबाई या जो सर्वे लाइन होती है, उस सर्वे लाइन की जो लंबाई है, लंबाई का मापन करने के लिए कौन कौन से तरीके यूज़ किए जाते हैं, उन तरीकों के बारे में डिस्कस करेंगे। और उसमें भी जो डायरेक्ट मेथड होती हैं वही अपने लिए ज़्यादा यूज़ होती हैं या वही इंपॉर्टेंट है, तो उन्हीं से रिलेटेड आपका ये चैप्टर है, लीनियर मेजरमेंट। तो जो आपकी लीनियर मेजरमेंट की बात करें, तो लीनियर मेजरमेंट के लिए जो विधियाँ यूज़ की जाती हैं उसको अपने दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो डायरेक्टली मेजरमेंट लेना और एक इनडायरेक्ट तरीके से लंबाई का मापन करना। तो डायरेक्ट के लिए जो विधियां यूज की जाती हैं उसमें देखो, एक तो आता है पेसिंग, मतलब कदमों के द्वारा डिस्टेंस का मेजर करना, पेसिंग। दूसरा आता है इसमें पेसोमीटर। तीसरा आता है पेडोमीटर। 4 नंबर इसमें जो आता है वो आता है ऑडोमीटर। और 5वां इसमें चेनिंग। अपना जो ये चैप्टर है ये आपका ओनली और ओनली चेनिंग से रिलेटेड है, क्योंकि डिस्टेंस मेजरमेंट की सबसे बेस्ट मेथड होती है आपकी चेनिंग होती है डायरेक्ट में। और इनडायरेक्ट में आपकी, जैसे आप टैक्योमेट्री करते हो या अपने एक अलग चैप्टर में पढ़ेंगे, ऑप्टिकल मीन्स की सहायता से मेजरमेंट लेना, या फिर आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिस्टेंस मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट यूज कर सकते हो, ईडीएम। ये आपके इनडायरेक्ट मेथड है, ये आपके सिलेबस का भी हिस्सा नहीं है, ये अपने लास्ट में और डिस्कस करेंगे। इस चैप्टर में केवल अपने डायरेक्ट मेथड है, डायरेक्ट मेथड में अपने चेनिंग के बारे में डिस्कस करेंगे कि चेनिंग क्या होती है। तो ये जो आपकी जो मेथड्स हैं, इनमें अपने 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। डायरेक्ट मेथड ऑफ डिस्टेंस मेजरमेंट। तो सबसे पहले आपकी आती है पेसिंग। पेसिंग का मतलब होता है कदमों के द्वारा दूरी का मापन करना। पेसिंग का मतलब होता है कदमों के द्वारा डिस्टेंस का मेजरमेंट करना। तो देखो, पहली बात तो पेसिंग एक एक्यूरेट मेथड नहीं है, ये जनरली सर्वे वर्क में यूज नहीं कर सकते आप इसको, केवल रफ वर्क में आप यूज कर सकते हो। आपको रफली डिस्टेंस का पता लगाना है या आपको क्विकली जल्दी क्विक प्रीलिमिनरी डिस्टेंस का मेजरमेंट करना है, प्रारंभिक रूप से आप देखना चाहते हो, वहां पे आप कदमों के द्वारा दूरी माप सकते हो। क्योंकि देखो, हर पर्सन की जो पेस की लेंथ होती है वो अलग अलग होती है। दूसरी बात, जो आपका जो स्लोप्ड ग्राउंड होता है उस पर इसमें एरर आएगी। तो ये एक एक्यूरेट मेथड नहीं, इसलिए केवल रफ सर्वे वर्क के लिए आप रफ वर्क के लिए इसको यूज कर सकते हो। इसमें आपको एवरेज बात करें, अगर एवरेज लेंथ ऑफ पेस की बात करें, इसमें जनरली एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है ऑब्जेक्टिव के हिसाब से देखा जाए, तो एवरेज लेंथ ऑफ ए पेस, एक कदम की जो औसत जो लंबाई होती है वो कितनी होती है? 2.5 फीट होती है। 2.5 फीट का मतलब 30 इंच। 30 इंच का मतलब 2.54 से मल्टीप्लाई करोगे इसको, तो आपका अप्रोक्सीमेटली 76.2 सेंटीमीटर के आसपास आएगा, या आप 80 सेंटीमीटर मान सकते हो। तो एवरेज लेंथ ऑफ पेस होती है 2.5 फीट होती है, 30 इंच होती है, 76.2 सेंटीमीटर, और अप्रोक्सीमेटली आप इसको 80 सेंटीमीटर मान सकते हो। तो ये कुछ पेसिंग से संबंधित आपको बातें याद रखनी है। दूसरा जो इक्विपमेंट होता है इसमें, वो भी आपका रफली सर्वे में काम में लिया जाता है, जिसको बोलते हैं पेसोमीटर। देखो, पेसोमीटर एक ऐसा उपकरण है जो घड़ी की तरह दिखता है, इंस्ट्रूमेंट लाइक वॉच, ठीक है, घड़ी की तरह उसका, पहली बात तो घड़ी की तरह उसकी बनावट होती है। और ये क्या करता है? नंबर ऑफ पेसेस, कदमों की संख्या को काउंट कर लेता है। जो व्यक्ति इसको अपनी पॉकेट में डाल के या अपनी लेग से अटैच करके
इसको चल रहा है उसकी बॉडी मोशन या उसकी जो शरीर की गति है उसके अकॉर्डिंग ये क्या करता है, नंबर ऑफ पेसेस को काउंट करके और उसको दिखा देता है, रजिस्टर कर लेता है। तो ये एक घड़ी की तरह दिखने वाला ऐसा उपकरण है जो उसको ले जाने वाले पर्सन की बॉडी मोशन के अनुसार नंबर ऑफ पेसेस को या कदमों की संख्या को काउंट कर लेता है, और जो पेस की एवरेज लेंथ होती है उसको अगर अपने नंबर ऑफ पेसेस से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ट्रेवल्ड डिस्टेंस होती है पर्सन के द्वारा वो आ जाती है। तो ये भी रफली अपने यूज़ किया जाता है सर्वे वर्क में, या एक्चुअल सर्वे वर्क में या नॉर्मल सर्वे वर्क में आप इसको यूज़ नहीं करते हो। ध्यान रखना ये नंबर ऑफ पेसेस को काउंट करता है, नंबर ऑफ पेसेस को अकॉर्डिंग टू बॉडी मोशन। और तीसरी बात, इंस्ट्रूमेंट लाइक ए वॉच, इंस्ट्रूमेंट लाइक ए वॉच। तीसरा जो उपकरण है आपका वो आता है पेडोमीटर। पेडोमीटर पेडोमीटर भी एक इंस्ट्रूमेंट लाइक ए वॉच, घड़ी की तरह ही उपकरण होता है, बिल्कुल पेसोमीटर की तरह दिखता है। और इसमें देखो थोड़ा सा फर्क होता है कि इसमें आपकी जो पेस की लेंथ होती है, पेस की जो लेंथ होती है उसको ले जाने वाला पर्सन है उसके अकॉर्डिंग उसको एडजस्ट किया जा सकता है, क्योंकि हर पर्सन की जो पेस लेंथ होती है वो अलग अलग होती है। जो पर्सन उसको ले जा रहा है उसके कदम की जो लंबाई है वो कितनी है उसके हिसाब से इसको सेट किया जा सकता है पेडोमीटर में। और एक बार सेट कर दिया, जैसे मान लो सेट करने के बाद तो उसको पॉकेट में डाल के जो पर्सन उसको ट्रैवल करेगा, जो उसको लेके चलेगा, तो वो डायरेक्टली उस कदम की जो लंबाई है उसको नंबर ऑफ पेसेस से काउंट करके डायरेक्टली डिस्प्ले कर देगा ट्रैवल्ड डिस्टेंस को। ट्रैवल्ड, क्योंकि देखो इसमें तो ऑलरेडी पहले से पता होता है कि पेस की लेंथ कितनी है, तो पेस की लेंथ के अकॉर्डिंग अपने आप ही नंबर ऑफ पेसेस से उसको गुणा करके और डायरेक्टली ट्रैवल डिस्टेंस को ही डिस्प्ले कर देता है पेडोमीटर। दोनों में सिर्फ यही फर्क है कि नंबर ऑफ पेसेस को काउंट करता है और इसमें ये जो एडजस्ट नहीं किया जा सकता पेस लेंथ, तो इसमें पेस लेंथ को एडजस्ट किया जा सकता है, और ये नंबर ऑफ पेसेस को रजिस्टर नहीं करता बल्कि ट्रैवल डिस्टेंस को डिस्प्ले करता है। चौथी जो मेथड है वो है ओडोमीटर। 4 नंबर है वो है ओडोमीटर। ओडोमीटर ओडोमीटर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो व्हीकल का व्हील होता है उस व्हील से अटैच होता है ये, और जब ये व्हील होता है इस ग्राउंड पर चलता है इस तरह से, व्हील से अटैच एक ऐसा उपकरण है जो क्या करता है, नंबर ऑफ रिवोल्यूशन को काउंट कर लेता है, नंबर ऑफ रिवोल्यूशन या चक्रों की संख्या को काउंट कर लेता है, जो कि किसी व्हील से अटैच उपकरण होता है। इस व्हील को इस लंबाई के लॉन्ग चलाएंगे, यहाँ से लेके मान लो ये चल के यहाँ तक आता है, ये बिंदु, ये वाला ए बिंदु है इसका, चल के दोबारा यहाँ पे आ गया इसका, इस बी पे आ गया, ये बिंदु जो इसका है ये वाला मान लो, ये बिंदु चल के आपको बिल्कुल यहाँ पर आ गया, तो इसके द्वारा तय की दूरी ये होगी, और ये होगी इसकी परिधि होती है, जब एक चक्कर चल जाती है तो इसकी परिधि की लंबाई वो तय कर लेता है। तो इसकी जो सर्कमफ्रेंस है, जो परिधि है 2πr, उसको अगर आप नंबर ऑफ रिवोल्यूशन से मल्टीप्लाई कर देते हो तो इसकी जो ट्रेवल डिस्टेंस है वो आ जाती है ओडोमीटर। तो ओडोमीटर व्हील से अटैच एक ऐसा उपकरण है जो नंबर ऑफ रिवोल्यूशन को काउंट कर लेता है। और स्पीडोमीटर की बात करते हैं, देखो स्पीडोमीटर भी एक ओडोमीटर ही होता है, लेकिन जो ऑटोमोबाइल में लगा होता है, ऑटोमोबाइल में जो ओडोमीटर लगा रहता है जो स्पीड को भी डिस्प्ले करता है और नंबर ऑफ रिवोल्यूशन को काउंट करके ट्रेवल डिस्टेंस को भी डिस्प्ले करता है आपके डायल गेज पर, उसको बोलते हैं स्पीडोमीटर। स्पीडोमीटर ऑटोमोबाइल में लगा होता है, मतलब एक तरह का ये ओडोमीटर होता है, ओडोमीटर का एक प्रकार है। स्पीडोमीटर है वो ओडोमीटर का प्रकार है, क्योंकि व्हील के साथ अटैच है तो डेफिनेटली स्पीडोमीटर इज ए ओडोमीटर। स्पीडोमीटर है वो एक ओडोमीटर भी होता है। तो आपके ये 4 हो गए। 5वीं जो सबसे बेस्ट मेथड है जो सर्वे वर्क में यूज की जाती है, कोई भी अन्य मेथड
इतनी एक्यूरेट नहीं है डायरेक्ट मेथड जो जितनी की चैनिंग होती है। 5 नंबर चैनिंग। चैनिंग का मतलब होता है एक चैन या टेप का प्रयोग करके, चैन या टेप का प्रयोग करके किसी डिस्टेंस का मेजरमेंट करना चैनिंग कहलाता है। इसको टेपिंग भी बोल सकते हैं, कई बार टेप से लिए मेजरमेंट को टेपिंग भी बोला जा सकता है, लेकिन बेसिकली चैनिंग जो टर्म है चैन और टेप दोनों के लिए ही यूज किया जाता है। द मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस विद द हेल्प ऑफ ए चैन और टेप इज कॉल्ड चैनिंग। तो चैनिंग की बात करें तो आप देखो नॉर्मल वर्क है, अगर आपका नॉर्मल वर्क के लिए आप चैन को यूज कर सकते हो, और आपका बहुत प्रिसाइज या शुद्ध वर्क है, ज़्यादा प्रिसाइज वर्क के लिए आप जनरली टेप का प्रयोग करते हो। तो ये 5 मेथड है जिसमें आपकी चैनिंग है वो सबसे एक्यूरेट मेथड होती है। वेलकम टू ऑल ऑफ यू। लास्ट वीडियो में अपने ये देखा था कि डिस्टेंस मेजर की डायरेक्ट मेथड्स कौन कौन सी होती हैं, जिसमें अपने सबसे एक्यूरेट मेथड बात की थी जो कि चैनिंग होती है। और चैनिंग करने के लिए एक चैन का यूज़ होता है या टेप का यूज़ होता है। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो यही उठता है कि ये चैन होती है जो कितने प्रकार की होती है और उनकी क्या क्या खासियत होती है। तो इस वीडियो में अपने टाइप्स ऑफ चैन का जो टॉपिक है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो टाइप्स ऑफ चैन में देखो सबसे पहली चैन है आपकी मीट्रिक चैन। मीट्रिक चैन की बात करो तो इसमें जो दूरियां होती है मीटर्स में मेजर की जाती हैं। तो इसकी जो लेंथ होती है वो जनरली देखो या तो 30 मीटर होती है या 20 मीटर होती है। इसके अलावा इसमें 5 मीटर और 10 मीटर की चैन भी अवेलेबल होती हैं। तो ये जनरली ज़्यादातर अवेलेबल 20 मीटर और 30 मीटर की होती है। इसके अलावा 10 मीटर और 5 मीटर की चैन्स भी अवेलेबल होती है। इन चैन की क्या खासियत होती है, ये चैन 4 mm डायमीटर, 4 mm डायमीटर के स्टील वायर से बनी होती हैं। और वायर्स होते हैं वो इस तरह से बेंट होते हैं यहाँ पर इस तरह से। और जैसे इधर एक का वायर है और 4 mm डायमीटर का, इसका डायमीटर 4 mm है। और ये जो मुड़े हुए जो लिंक हैं अगर इनकी बात करें तो ये 3 ओवल रिंग से कनेक्ट होती है। एक रिंग, दूसरी रिंग और तीसरी रिंग, ये 3 ओवल रिंग्स होती हैं। इसी प्रकार 1 रिंग, सेकंड रिंग और थर्ड रिंग, इस तरह से ये 3 ओवल रिंग से कनेक्टेड होती हैं जो मीट्रिक चेन्स होती हैं। और मिडल वाली जो ओवल रिंग है यहाँ से और इसके आगे वाली जस्ट जो ओवल रिंग है मिडल वाली, उनके बीच की जो डिस्टेंस है वो एक लिंक कहलाता है। और ये जो लिंक होता है उसकी जो लंबाई होती है वो 20 सेंटीमीटर होती है। तो यहाँ एक बात याद रखना क्वेश्चन के हिसाब से, देखो एक तो याद रखोगी कि 4 mm डायमीटर के गैल्वेनाइज्ड माइल्ड स्टील वायर से बनी होती है। दूसरी बात इसमें जो लिंक की लंबाई होती है वो 20 सेंटीमीटर होती है। लेंथ ऑफ ईच लिंक, लेंथ ऑफ लिंक जो होता है इसमें वो 20 सेंटीमीटर होता है। अब ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि चेन में लिंक कितने होते हैं। तो नंबर ऑफ लिंक्स की अगर बात करें अपने, नंबर ऑफ लिंक्स, क्योंकि अपने जानते हैं कि एक लिंक की लंबाई 20 सेंटीमीटर होती है। तो जो 30 मीटर की चेन है, 30 मीटर की चेन की बात करें तो उसकी 3000 सेंटीमीटर लंबाई हो गई। 3000 सेंटीमीटर डिस्टेंस बनाने के लिए मुझे कितने लिंक लगाने पड़ेंगे, तो बटे में 20 कर दो। अब 20 सेंटीमीटर का लिंक होता है तो आ जाएगा आपका 150। इस तरह 30 मीटर की चेन में 150 लिंक होते हैं। इसी प्रकार 2000 को 20 मीटर की चेन में 2000 को 20 से भाग दोगे तो 100 लिंक होते हैं। 1000 में 20 का भाग दोगे तो 50, और इसमें आप 500 में अगर 20 का भाग दोगे तो 25। तो ये आपकी 30 मीटर की चेन में, ये 20 मीटर की चेन में, ये आपके 10 मीटर की चेन में, और ये आपके 5 मीटर की चेन में नंबर ऑफ लिंक्स होते हैं। ये आपसे अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए। इसके अलावा और बात करें, देखो इसमें क्या खासियत होती है। तो
जो 20 मीटर और 30 मीटर की चेन होती है, 20 मीटर और जो 30 मीटर की चेन होती है, जो जैसे ये 30 मीटर की चेन मानता हूं मैं, ठीक है, ये 0 5 10 15 10 5 0 30 मीटर की चेन है ये। इस 30 मीटर की चेन में हर 5 मीटर की दूरी पर, जैसे यहाँ पर, फिर यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, हर 5 मीटर की दूरी पर टालीज या मेटालिक टैग लगे रहते हैं। मेटालिक टैग या टालीज लगी रहती है ताकि आपको 5 मीटर का पता लग जाए। 20 मीटर और 30 मीटर की चेन में हर 5 मीटर की दूरी पर मेटालिक टैग या टालीज लगे रहते हैं ताकि आपको आसानी से 5 मीटर की दूरी है वो विजिबल हो जाए, आपको पता लग जाए। इसके अलावा टालीज वाले बिंदुओं को छोड़कर, जैसे 5 10 15 10 5, ये वाले बिंदु को छोड़ के हर 1 मीटर की दूरी पर, हर 1 मीटर की दूरी पर स्मॉल ब्रास रिंग लगी रहती है जिससे अपने को मीटर का पता लग जाता है। तो टालीज वाले बिंदुओं को छोड़ के हर 1 मीटर की दूरी पर छोटी ब्रास की रिंग लगी रहती है। तो 1 मीटर की दूरी का अपने को आसानी से पता चल जाता है। और अगर आपको इससे भी छोटी दूरी मापनी है तो आपका लिंक होगा वो 20 सेंटीमीटर का होगा और 1 मीटर में 5 लिंक होंगे, क्योंकि एक लिंक होता है वो 20 सेंटीमीटर का होता है और 1 मीटर 100 सेंटीमीटर होता है। 100/20 करोगे तो 5, तो 5 लिंक आ जाते हैं। और अगर आप बात कर रहे हो देखो 10 मीटर और 5 मीटर की चेन की, अगर आप बात कर रहे हो 10 मीटर और 5 मीटर की चेन की, तो 10 मीटर और 5 मीटर की चेन में क्या होता है, जो आपके टैग होते हैं वो आपके 5 मीटर पे नहीं होते बल्कि हर 1 मीटर की दूरी पर मेटालिक टैग या टालीज लगे रहते हैं। तो जो मेटालिक टैग या टालीज होते हैं जो कि आपकी 20 मीटर और 30 मीटर की दूरी में 5 मीटर में होते हैं, इसमें आपके हर 1 मीटर की दूरी पर ही मेटालिक टैग या टालीज लगाए जाते हैं 10 मीटर और 5 मीटर की चेन में। तो आपको हर 1 मीटर आसानी से देखने में पता लग जाता है। तो ये आपको 10 मीटर और 5 मीटर में बात याद रखनी है। इसके अलावा मीट्रिक चेन में अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो एक आपका बात ध्यान रखना, डिस्टेंस ऑफ टालीज फ्रॉम नियरेस्ट हैंडल ऑफ चेन। देखो जो चेन होती है उस चेन के अंतिम सिरे पर इस तरह से हैंडल लगे रहते हैं और हैंडल भी ऐसे होते हैं कि उसमें स्वाइवल जॉइंट लगा होता है। यहाँ पर स्वाइवल जॉइंट का मतलब घुमाया जा सकता है उसको बिना किसी ट्विस्टिंग को, ताकि देखो चेनों को बिना घुमाया बिना ट्विस्टिंग को चेन को घुमाया जा सके, ताकि यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर क्या लगे होते हैं, स्वाइवल जॉइंट लगे रहते हैं। अब इसमें जो टालीज लगी होती है, देखो 20 मीटर और 30 मीटर की चेन की बात करूँ अगर मैं, तो ये आपका 15 वाला पॉइंट है, ये 10-10 के मान लो, और ये आपका 5-5 का पॉइंट है। तो इसमें आपका जो ये हैंडल है, इस हैंडल से जो टालीज लगी होती है वो देखो कुछ इस तरह से दिखती है। 5 मीटर की दूरी पर आपकी इस तरह की टालीज लगी रहती है, इसकी एक सिंगल पत्ती होती है। इसी प्रकार यहाँ पे भी इस तरह की टालीज लगी रहती है। और 10 की बात करो, 10 में आपकी डबल पत्तियां होंगी इस तरह की। 15 में आपकी ट्रिपल होगी। इस तरह से अगर आपसे क्वेश्चन वाला पूछता है कि आपको एक टालीज बता रखी है, बताओ निकटतम जो हैंडल है उससे उसकी दूरी कितनी होगी, तो यहाँ से ये 10 मीटर दूर है। इसी प्रकार ये इधर वाली हैंडल से 10 मीटर दूर है, मिडल वाली है वो 15 मीटर दूर होगी। तो ऐसा 30 मीटर की चेन में होता है। 20 मीटर में इतने नहीं होंगे, क्योंकि 20 मीटर में आपकी दूरी में केवल यही होगा, तो इसमें 1 2 और यही होंगे बस, ये वाला नहीं होगा, इसमें 15 वाला नहीं होगा, क्योंकि आपकी 2 पे ही आपकी डिस्टेंस है वो कंप्लीट हो जाती है 10 में, क्योंकि 20 मीटर टोटल लंबाई है।
तो 10 वाला पॉइंट आपका बिल्कुल मिडल वाला पॉइंट हो जाएगा इस केस में, ठीक है। और अगर आपकी देखो 10 मीटर और 5 मीटर की चैन है, तो 10 मीटर और 5 मीटर की चैन में क्या होगा, देखो इसमें 10 मीटर और 5 मीटर में, इसमें आपके 5 मीटर का जो पॉइंट है ये 4 का, 3 का, 2 का और ये 1 का, इसी प्रकार 4 3 2 1, ये आपकी 10 मीटर की चैन। तो इसमें ऐसा होता है, देखो 1 मीटर पे आपकी ऐसी, 2 पे ऐसी, 3 पे 3 पत्तियाँ, 1 2 3 4 पे 4 पत्तियाँ और 5 पे बिल्कुल गोल होती है इस तरह। उसी प्रकार आगे 4 3 2 1, क्योंकि देखो हर 1 मीटर पे टाली लगी होती है, इसमें हर 1 मीटर पे टाली लगी होती है। 20 मीटर और 30 मीटर की चेन में 5 मीटर की दूरी पर टाली लगी होती है, और इसमें क्या होता है, हर 5 मीटर की दूरी पर, सॉरी 1 मीटर की दूरी पर टाली लगी होती है। वो टाली जो होती है वो कुछ इस तरह से होती है। अगर आपको ऐसी टाली दिखा रखी है 5 मीटर 10 मीटर की चेन में, तो इसका मतलब इसके निकटतम हैंडल से दूरी कितनी है, 3 मीटर होगी। देखो ये 5 और 10 में होता है, और पिछले वाला जो आपको बताया था वो 20 और 30 में होता है। तो ये कुछ बातें हैं मीट्रिक चेन से संबंधित, ये आप याद रख लेना। इसके बाद दूसरे टाइप की जो चेन होती है वो होती है गंटर्स चेन। गंटर्स चेन या सर्वेयर चेन, इसकी जो लंबाई होती है वो 66 फीट होती है। इसमें 100 लिंक लगे होते हैं। हर लिंक की लंबाई है वो 0.66 फीट हो जाएगा। ये 792 इंच हो गया, या 7.92 फीट आपका ये आ गया इसमें। इस चेन का प्रयोग जब वो डिस्टेंस का मेजरमेंट जब आपको मील्स में करना हो या आपको फरलॉन्ग में करना हो, डिस्टेंस का मेजरमेंट मील्स में या फरलॉन्ग में करना हो तो अपने गंटर्स चेन का यूज़ किया जाता है। क्योंकि देखो अगर आप 10 ऐसी चेनें बिछा दोगे तो वो एक फरलॉन्ग हो जाता है, और अगर आप ऐसी 80 चेनें बिछा दोगे तो वो 1 मील हो जाएगा। 80 गंटर्स चेन्स होती हैं जो वो 1 मील को इंडिकेट करती है, 1 मील कहलाता है वो। इसके अलावा अगर एरिया का मेजरमेंट अपने को एकड़ में करना हो तो इस चेन का प्रयोग भी किया जाता है, क्योंकि 10 स्क्वायर चेन्स होती है ऐसी, वो 1 एकड़ को इंडिकेट करती है। 10 स्क्वायर चेन का मतलब जैसे मान लो 5 चेनें इधर बिछा दी, 2 चेनें इधर बिछा दी, तो ये एरिया कितना हो गया, 5 दूनी 10, 10 स्क्वायर चेन हो गया, तो ये एरिया 1 एकड़ होगा। मतलब मल्टीप्लाई करोगे तो ये 10 स्क्वायर चेन आ गया, 5 × 2, तो 10 स्क्वायर चेन होता है वो 1 एकड़ होता है ये। तो डिस्टेंस का मेजरमेंट मील्स में, फरलॉन्ग में या एरिया का मेजरमेंट एकड़ में करना हो तो गंटर्स चेन का प्रयोग है वो किया जाता है, क्योंकि 10 स्क्वायर चेन्स होता है वो आपका 1 एकड़ के बराबर होता है। और इसमें 66 फीट लंबाई होती है, 100 लिंक लगे होते हैं, एक लिंक 0.6 फीट का होता है, और 10 चेनें ऐसी बिछाने पर एक फरलॉन्ग बन जाता है, और 80 चेनें बिछाने पर 1 मील बन जाता है। तो आपकी दूसरी हो गई गंटर्स चेन। तीसरी जो होगी आपकी वो होगी इंजीनियर्स चेन। थोड़ा सा इसको लंबाई मॉडिफाइड होती है इंजीनियर्स चेन में। इसकी जो लंबाई होती है वो आपकी 3 नंबर वाले की 100 फीट होते हैं। इसमें 100 लंबाई 100 फीट होती है, लिंक भी इसके 100 ही होते हैं, ठीक है। और इसमें आपके 1 इंच, एक जो लिंक है उसकी लंबाई आपकी 1 फीट हो गई, 100/100 करोगे 1 फीट हो गया। और इसमें हर 10 फीट पर इसमें ब्रास स्टड्स लगे होते हैं। 10 फीट का तक अपने को आसानी से पता चल जाए। तो तीसरे प्रकार की चेन होगी आपकी इंजीनियर्स चेन। चौथी होती है रेवेन्यू चेन। इसकी लंबाई आपकी 33 फीट होती है। इसमें नंबर ऑफ लिंक 16 लिंक होते हैं इसमें,
16 से भाग दे दोगे तो 2 1/16 फिट इसकी लंबाई आ जाएगी रेवेन्यू चेन की। और इसका जो यूज़ है वो किया जाता है कैडास्ट्रल सर्वे में। आपको कैडास्ट्रल सर्वे का बताया था, जब किसी एरिया की बाउंड्री लाइन फिक्स करनी और उसका एरिया मेजर करना हो तो कैडास्ट्रल सर्वे किया जाता है। तो 33 फीट 16 लेन कैडास्ट्रल सर्वे, ये कुछ एक बातें हैं वो आप इसमें याद रखोगे रेवेन्यू चेन से संबंधित। तो वैसे तो देखो ये 4 प्रकार की चेन्स होती है, लेकिन इसके अलावा पांचवा एक स्टील बैंड भी होता है, जो एक स्टील की पट्टी होती है, वो थोड़ा दिखने में टेप की तरह होता है। तो टेप और इसके बीच की कैटेगरी मान सकते हैं उसको। स्टील बैंड या बैंड चेन, स्टील बैंड या बैंड चेन के नाम से जाना जाता है। ये भी एक स्टील की पत्ती होती है, देखो दिखने में बिल्कुल टेप की तरह होता है, ठीक है, लेकिन ये उसकी थोड़े बीच की कैटेगरी है क्योंकि इसमें लिंक वगैरह भी हो सकते हैं। लेकिन बात करें, देखो 4 ऊपर वाली जो चेन बताई थी उन सभी चेनों की तुलना में ये स्टील बैंड होता है, इस तरह पट्टी से जो बना होता है, वो सभी चेन्स की तुलना में ज़्यादा एक्यूरेट माना जाता है, मोर एक्यूरेट, प्रेफर्ड फॉर एक्यूरेट वर्क, उसको प्रेफर किया जाता है, प्रेफर्ड फॉर एक्यूरेट वर्क। आपको अगर चेन की तुलना में ये यूज़ करोगे तो ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स रहेंगे। रीज़न क्या है, इसको प्रेफर क्यों किया जाता है एक्यूरेट वर्क के लिए चेनों की तुलना में? क्योंकि प्रयोग के समय इसमें किंक नहीं पड़ते, एक तो नो किंक, इसमें उलझने नहीं आएंगी, दूसरा ये इनएक्सटेंसिबल होती है, प्रायोगिक रूप से ये इनएक्सटेंसिबल होती है या इसकी लंबाई में चेंज नहीं आता। प्रैक्टिकली ये इनएक्सटेंसिबल होती है और इसमें उलझन के समय उसमें प्रयोग के समय इसमें किंक या उलझने नहीं आती, इसलिए इसको अन्य चैनों की तुलना में प्रेफर किया जाता है एक्यूरेट वर्क के लिए। आपका सारी चैनों की तुलना में ज़्यादा एक्यूरेट होता है। तो 5 आपकी ये चैन्स उसमें हो गई हैं। वेलकम टू ऑल ऑफ यू। लास्ट वीडियो में अपन लोगों ने टाइप्स ऑफ चैन के बारे में डिस्कस किया था। इस लेक्चर में अपने टाइप्स ऑफ टेप के बारे में डिस्कस करेंगे। इसमें जो एक्सेसरीज यूज होती है उसमें सबसे मेन एक्सेसरीज आपकी चैन है, उसके बाद आपका टेप है। तो जिस तरह से देखो चैन है, 4-5 टाइप की अपने चैन डिस्कस की थी, इसी प्रकार आपकी जो टेप है वो भी 4 प्रकार की होती है। तो सबसे घटिया क्वालिटी की या जो सबसे सिंपल जो आपकी टेप होती है वो होती है लिनन टेप या कपड़े वाली टेप या क्लॉथ टेप भी बोल देते हैं इसको। ये देखो हमेशा बात करें अगर लिनन टेप की तो वो केवल रफ वर्क के लिए ही यूज की जाती है। रीज़न इसका ये है कि ये मॉइस्चर से बहुत आसानी से इजीली श्रिंक हो जाती है और इसकी लंबाई में परिवर्तन हो जाता है, इसलिए इसको केवल और केवल रफ वर्क के लिए ही यूज़ किया जाता है। सर्वे वर्क में इसको यूज़ नहीं किया जाता। दूसरे टाइप की जो टेप है आपकी, इससे जो अच्छी क्वालिटी की वो होती है मेटालिक टेप। 2 नंबर मेटालिक टेप। मेटालिक जो टेप होती है उसमें क्या होता है, एक ये कपड़े वाटरप्रूफ कपड़े की पट्टी होती है जिसमें उसकी लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन होती है जो ये बड़ी, इस लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में इसमें ब्रास, ब्रॉन्ज या कॉपर की पतली तारें बुनी हुई या रेनफोर्स की हुई होती हैं। मतलब इसमें ब्रास, ब्रॉन्ज और कॉपर की जो वायर्स होती है वो होती है, प्लस में आपका क्लॉथ होता है। तो ये जो टेप होती है कपड़े तथा वायर से बनी होती है, इसलिए आसानी से इसको स्ट्रेच नहीं किया जा सकता है। तो आपकी जो पीछे वाली टेप थी उसकी तुलना में ये अच्छी होती है और सर्वे वर्क में इसको यूज किया जाता है। तो दूसरे टाइप की आपकी हो गई मेटालिक टेप। तीसरे टाइप की इससे और अच्छी क्वालिटी की देखी जाए तो आपकी स्टील टेप होती है। ये एक स्टील की पत्ती से बनी होती है, इस तरह से स्टील की धातु से बनी होती है और
इसका भी देखो, इससे ये ऊपर वाली दोनों जो आपकी जो टेप्स थी उनकी क्वालिटी में ये अच्छी होती है, और सर्वे वर्क में इसको भी यूज़ किया जाता है। और इन ऊपर वाली दोनों टेप से ये ज़्यादा बेटर होती है, और इसका प्रयोग चेन की टेस्टिंग में या चेन के मानकीकरण में, स्टैंडर्डाइजेशन करने में इसका प्रयोग किया जाता है। स्टैंडर्डाइजेशन या मानकीकरण करना या उसको टेस्ट करना, चेन के स्टैंडर्डाइजेशन में या चेन की टेस्टिंग में स्टील टेप का प्रयोग किया जाता है, या सर्वे वर्क में भी आप इसको यूज़ कर सकते हो। ऊपर वाली दोनों टेप की तुलना में ये ज़्यादा अच्छी होती है, लेकिन इसका एक डिसएडवांटेज ये है कि ये आपका टेम्परेचर से प्रभावित हो जाती है, क्योंकि अपन लोग जानते हैं टेम्परेचर अगर बढ़ाओगे तो धातु प्रसारित होती है, तो इसका प्रसार होगा, इसलिए यही इसका एक डिसएडवांटेज माना जाता है। अब बात करते हैं, ये भी सर्वे वर्क में यूज की जाती है, मेटालिक टेप और स्टील टेप, ये दोनों ही सर्वे वर्क में यूज की जाती है। लिनन टेप या क्लॉथ टेप है वो सर्वे वर्क में यूज नहीं की जाती। और सबसे अच्छी क्वालिटी की आपकी जो टेप होती है वो होती है आपकी, सबसे जो अच्छी क्वालिटी की जो आपकी लास्ट जो टेप होती है, अगर उसकी बात करें अपने, तो इनवार टेप होती है, वो इनवार टेप। तो इनवार टेप की खासियत क्या होगी, देखो पहली बात तो इसका प्रयोग केवल और केवल हाई प्रिसाइज वर्क के लिए ही किया जाता है। हाई प्रिसाइज वर्क्स के लिए ही इसका यूज किया जाता है, मतलब जहां पर अपने को काम बहुत ही परिशुद्धता से करना है, अपने को बहुत ज़्यादा एक्यूरेट रखना है, वहीं पर अपने इसको यूज करेंगे। जैसे कि आप बात करते हो सर्वर डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया है, जो सर्वर डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया है या भारतीय सर्वेक्षण विभाग है, वो इसका प्रयोग करता है, या ट्रायंगुलेशन सर्वे में वो इसका प्रयोग करता है। या जैसे मान लो बेस लाइन है, बेस लाइन है एक ऐसी लाइन होती है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन होती है, जिसका मेजरमेंट अपने को बहुत ढंग से करना होता है। तो बेस लाइन के मेजरमेंट में भी अपने इनवार टेप का प्रयोग है वो किया जाता है। देखो नॉर्मल जो कार्य होते हैं, नॉर्मल कार्यों में आप इस टेप का प्रयोग नहीं करते हो। नॉर्मल वर्क्स के लिए आपकी जो मेटालिक टेप है, स्टील टेप है, उसी का प्रयोग किया जाता है। नॉर्मल वर्क में इसका यूज नहीं किया जाता। कारण इसका देखो क्या, एक तो देखो ये बहुत महंगी होती है, एक्सपेंसिव होती है। दूसरी बात ये बहुत नाजुक होती है, डेलिकेट होती है, और एक बार बार देखो इसको यूज करोगे तो इसकी लंबाई में परिवर्तन होता जाता है टाइम के साथ साथ, और परमानेंट परिवर्तन आता है वो, जिसको बोलते हैं क्रीप। मतलब ये क्रीप से प्रभावित होती है। क्रीप का मतलब होता है टाइम डिपेंडेंट डिफॉर्मेशन, मतलब समय के साथ धीरे धीरे उसकी लंबाई में परिवर्तन आता जाता है, या इसकी लंबाई है वो समय के साथ परिवर्तित होती जाती है। इसलिए बार बार इसको यूज करने के बजाय अपने इसका यूज करते नहीं, और आसानी से इसको फील्ड में संभाला नहीं जा सकता, क्योंकि बहुत ये नाजुक होती है, महंगी होती है। इसलिए आप इसको केवल और केवल हाई प्रिसाइज वर्क के लिए ही यूज करते हो। इसकी खासियत क्या होती है, देखो जो स्टील की कमी थी, स्टील की कमी क्या थी कि वो टेम्परेचर से प्रभावित होती है। तो ये क्या होता है, अगर आपका स्टील होता है, स्टील में निकल मिला दिया जाता है, 64-36 का जो रेशो है उस हिसाब से इसको मिला दिया जाता है। इस मिलाने से क्या फायदा होता है कि इससे बनी जो मिश्र धातु होती है, एलो ऑफ निकल एंड स्टील, मतलब निकल व स्टील की मिश्र धातु होती है, वो टेम्परेचर से बहुत कम प्रभावित होती है, क्योंकि उसका कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपांसन, मतलब तापीय प्रसार गुणांक होता है, वो बहुत कम होता है। जिस तरह अपने फॉर्मूला जानते हैं, देखो एल अल्फा टी, लंबाई में परिवर्तन का फॉर्मूला ये है टेम्परेचर के कारण।
द चेंज इन टेम्परेचर, लेंथ और कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपांशन अल्फा। जिसका ये ज़्यादा होगा उसकी लंबाई में परिवर्तन भी ज़्यादा होगा, तो जिसका अल्फा कम होगा उसकी लंबाई में परिवर्तन भी कम होगा। तो इसका अल्फा होता है स्टील के अल्फा का 1/10 होता है, उसका 10वां हिस्सा होता है, इसलिए टेम्परेचर से ये न के बराबर या बहुत ही कम प्रभावित होती है। और इसकी स्टील की जो पट्टी होती है उसकी जो थिकनेस होती है वो 6 mm होती है। 6 mm इसकी जो थिकनेस होती है इसकी, और 36% इसमें निकल होता है और 64% इसमें स्टील होता है। सर्वर डिपार्टमेंट के द्वारा इसका यूज़ किया जाता है। इसका कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपांशन कम होता है और ये टाइम के साथ इसकी लंबाई में धीरे धीरे परिवर्तन आता जाता है, इसलिए इसको केवल और केवल हाई प्रिसाइज वर्क के लिए ही यूज़ किया जाता है। तो ये इनवार टेप से संबंधित कुछ बातें थी जो आप याद रखोगे, क्योंकि मेनली इसमें इनवार टेप के क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। धन्यवाद। वेलकम टू ऑल ऑफ यू। लास्ट वीडियो में अपने टाइप्स ऑफ टेप के बारे में डिस्कस किया था और इस वीडियो में अपने बात करेंगे जो चैनिंग या चैन या टेप से जब लंबाई का मापन किया जाता है उस दौरान अन्य कौन कौन सी एक्सेसरीज है जो यूज़ की जाती है। तो देखो, एक तो होता है आपका वुडन पैग। वुडन पैग वुडन पैग का जो प्रयोग किया जाता है वो स्टेशन को मार्क करने के लिए किया जाता है और 15 से 20 सेंटीमीटर इसकी लंबाई होती है। अगर बात करें, देखो इस तरह का एक ये पैग होता है, इस तरह से वुडन पैग है और इसके बॉटम में इस तरह से नोकीला होता है 15 से 20 सेंटीमीटर। अब देखो, स्टेशन को मार्क, जैसे आप ट्रैवर्सिंग कर रहे हो मान लो, या कोई एरिया है, एरिया की जो बाउंड्री है उस पर मेन आपकी ये जो सर्वे स्टेशन है, तो आपकी जो मेन सर्वे स्टेशन है, मेन सर्वे स्टेशन की पोजीशन को मार्क करने के लिए, प्रदर्शित करने के लिए अपने यहाँ पर इनको गार्ड दिया जाता है। जैसे A, B, C, D, E मेन पॉइंट है आपके, मान लो एरिया जिसका सर्वे करना है ये बाउंड्री पर, तो इन मेन पॉइंटों पर इस तरह से वुडन पैग है वो गार्ड दिए जाते हैं और जिनकी लंबाई 15 से 20 सेंटीमीटर होती है। और इसके लिए ध्यान रखना, इसको जब गाड़ा जाए तो इसका कम से कम 4 सेंटीमीटर पोर्शन है वो ग्राउंड के ऊपर रखा जाना चाहिए ताकि वो आसानी से अपने को विजिबल हो जाए। तो पहली एक्सेसरीज आपकी वुडन पैग हो गया। दूसरी एक्सेसरीज की बात करें अगर अपन लोग, तो दूसरी एक्सेसरीज में आते हैं एरोज, सुए। देखो होता क्या है, जब अपने चेन से लंबाई मापते हैं, जैसे मान लो ये बिंदु ए है, ये बिंदु बी है और ये आपकी काफी लंबी दूरी है, टेप आपकी 30 मीटर की है मान लो, और ये दूरी आपकी लगभग 300 मीटर के आसपास है। तो 30 मीटर की चेन तो देखो यहाँ तक ही बिछ पाएगी, इसके बाद आगे नहीं बिछा पाओगे। तो आपकी जो मध्य वाला बिंदु है, यहाँ मध्य अपने को बिंदु लेने पड़ेंगे 30-30 मीटर की दूरी पर, तभी आप माप पाओगे। ये बिंदु यहाँ पे भी नहीं होना चाहिए, यहाँ पे भी नहीं होना, साइड में नहीं होना चाहिए, बिल्कुल इस लाइन के ऊपर होना। तो बीच वाले जब बिंदु अपने स्थापित करते हैं तो इनकी पोजीशन को मार्क करने के लिए, इनकी स्थिति, इंटरमीडिएट जो पॉइंट है उनकी स्थिति को बताने के लिए अपने एरोज या सुए का प्रयोग करते हैं। और सुए इस तरह से होते हैं, ये माइल्ड स्टील वायर से बने होते हैं। ये इस तरह से आपका ये माइल्ड स्टील वायर का एक सुआ दिखाया हुआ है, जैसे इसमें ये ऊपर के सिरे पर इसको आसानी से इसको पकड़ने के लिए इस तरह से हुक लगी होती है और 4 mm डायमीटर के माइल्ड स्टील वायर से ये बने होते हैं। और इसकी जो लंबाई होती है 25 से 50 सेंटीमीटर हो सकती है, 25 से 50 सेंटीमीटर, बट जनरली 40 सेंटीमीटर के सुए हैं वो प्रेफर किए जाते हैं इंटरमीडिएट पॉइंट को मार्क करने के लिए। 40 सेंटीमीटर की डिस्टेंस को प्रेफर किया जाता है। 25 से 50 सेंटीमीटर इनकी लेंथ होती है। 4 mm डायमीटर के स्टील वायर से ये बने होते हैं, इसके एक सिरे पर हुक होती है और जनरली एक चेन के साथ 10 एरो का सेट है वो सप्लाई किया जाता है। तो ये एरो से संबंधित आप बात याद रख लेना। तीसरा है इसमें जो
एक्सेसरीज वो है रेंजिंग रोड या रेंजिंग पोल। रेंजिंग रोड, रेंजिंग रोड, रेंजिंग रोड 2 मीटर या 3 मीटर की एक 30 mm डायमीटर की रोड होती है इस तरह से, जिसका नीचे का सिरा थोड़ा इस तरह से नुकीला होता है। इसकी लंबाई है वो 2 मीटर या 3 मीटर हो सकती है। 30 mm इसका डायमीटर होता है। गैल्वेनाइज्ड माइल्ड स्टील वायर से ये बनी होती है। ठीक है, जनरली इसका डायमीटर 30 mm होता है, ध्यान रखना। और इसका जो यूज है वो क्या होता है, सबसे मेन बात देखो, जैसे ये बिंदु है ए और बी, ये काफी दूरी पर है, तो आपने एक क्या करते हो, एक रेंजिंग रोड यहाँ गाड़ दी, मान लो एक रेंजिंग रोड आपने यहाँ गाड़ दी। अब आपका जो बीच वाला बिंदु है इस लाइन के बिल्कुल देखो लेफ्ट में भी नहीं होना चाहिए, राइट में भी नहीं होना चाहिए, लाइन के ऊपर होना चाहिए। ऊपर लाने के लिए अपने एक रेंजिंग रोड यहाँ गाड़ते हैं। फिर यहाँ जो खड़ा हुआ आदमी है इस तरह से, ये पर्सन है जो, वो पर्सन यहाँ से इन तीनों रेंजिंग रोड को देखता है, इस रेंजिंग रोड को देख के और इस रेंजिंग को रोड को देख के इस पर्सन को इंस्ट्रक्शन देता है और इस रेंजिंग रोड को जस्ट बीचों बीच में लाया जाता है। तो रेंजिंग रोड का जो पर्पस क्या होगा, टू रेंज इंटरमीडिएट पॉइंट, टू रेंज इंटरमीडिएट पॉइंट, मतलब जो मध्य वाले बिंदु अपने को स्थापित करने हैं 30-30 मीटर की दूरी पर, उनको एक सरल रेखा में लाना या उसकी रेंजिंग करना। रेंजिंग करने के लिए ही रेंजिंग रोड का प्रयोग किया जाता है। रेंजिंग रोड की देखो और क्या खासियत होती है, रेंजिंग रोड की बात करें अगर, तो इसकी 20-20 सेंटीमीटर की इसमें पट्टियां बनी होती हैं अलग अलग कलर की। जैसे यहाँ से यहाँ तक एक पट्टी 20 सेंटीमीटर की रेड कलर की हो गई, फिर ये व्हाइट की हो गई, फिर ब्लैक की हो गई, फिर रेड की होगी, व्हाइट की होगी, ब्लैक की हो गई। इस तरह से अल्टरनेट, या ब्लैक एंड व्हाइट की हो सकती है, ब्लैक और व्हाइट, ब्लैक और व्हाइट, इस तरह से। और इसकी जो लंबाई पट्टियों की होती है वो 20 सेंटीमीटर होती है। और इसका प्रयोग रफली दूरी का मेजरमेंट करने के लिए भी किया जाता है, क्योंकि इसमें ये पट्टियां होती हैं, इनकी लंबाई 20 सेंटीमीटर होती है। और ये रेंजिंग रोड होती हैं वो लगभग 200 मीटर की दूरी पर इनविजिबल हो जाती हैं, दिखना बंद हो जाती हैं। जब दूरी काफ़ी लंबी होती है तो ये दिखना बंद हो जाती है। उस स्थिति में अपने जो यूज़ करते हैं वो यूज़ करते हैं रेंजिंग पोल। 4 नंबर जो एक्सेसरीज है आपकी, इनको देखो सिग्नल के रूप में भी काम में लिया जा सकता है रेंजिंग रोड को। 5वां आपका रेंजिंग पोल, चौथा सॉरी, रेंजिंग पोल। देखो ये भी रेंजिंग रोड की तरह ही होती है और वही पर्पज है इसका, वही यूज में, सेम यूज इसका और इसका वही होता है। लेकिन देखो 200 मीटर की दूरी पर ये इनविजिबल हो जाती हैं। तो 200 मीटर से जब दूरियां काफी ज्यादा लंबी हो जाती हैं उस केस में अपने रेंजिंग पोल का यूज करते हैं, क्योंकि रेंजिंग पोल और इसमें फर्क इतना है कि इसकी जो लंबाई होती है वो ज्यादा होती है, 4 से 6 मीटर होती है। डायमीटर है जो, वो भी इसका 60 से 100 mm होता है। जिस तरह से रेंजिंग रोड का 30 mm होता है, इसका 60 से 100 mm होता है, इसलिए दूरी पर भी ये दिखाई देती हैं। बाकी इसका पर्पज है बिल्कुल सेम ही होता है। इसके अलावा सिग्नल के रूप में इसको जब यूज किया जाता है, इसके टॉप सिरे पर फ्लैग भी लगे होते हैं जो आसानी से अपने को विजिबल हो जाते हैं। तो चौथी एक्सेसरीज आपकी रेंजिंग पोल है, वो बिल्कुल सेम इसकी तरह ही होती है। 5वीं जो एक्सेसरीज है वो है प्लम बॉब। प्लम बॉब एक ऐसा उपकरण है जिसका प्रयोग थ्रोडोलाइट में, कंपास में, चेन सर्विंग में, सब में किया जाता है। प्लम बॉब एक वेट होता है इस तरह का, जो कि वर्टिकल दिशा को प्रदर्शित करने के काम आता है। कि वेट है वो हमेशा वर्टिकल डायरेक्शन को प्रदर्शित करेगा, जिसको धागे की सहायता से इस तरह से लटका दिया जाता है। तो कोई भी देखो स्थान है वहाँ पर वर्टिकल दिशा अपने को दिखानी है तो आप इस प्लम बॉब की सहायता से दिखा सकते हो। बेसिकली अपने ऐसे कह सकते हैं। लेकिन अगर बात करें इसकी थ्रोडोलाइट सर्वे में, थ्रोडोलाइट है देखो, कोई भी इंस्ट्रूमेंट है उसकी सेंटरिंग करने के लिए, सेंटरिंग का मतलब होता है किसी स्टेशन के एग्जैक्ट इंस्ट्रूमेंट को ऊपर स्थापित करना।
तो कोई भी इंस्ट्रूमेंट है, जैसे मान लो ये ग्राउंड पॉइंट है और ये आपने स्टैंड पे आपने थ्रोडोलाइट लगा दिया, इस थ्रोडोलाइट को इस स्टेशन के एग्जैक्ट ऊपर स्थापित करने के लिए प्लम बॉब लटकाया जाता है, प्लम बॉब की सहायता से सेंटरिंग की जाती है। तो इंस्ट्रूमेंट की सेंटरिंग करने के लिए अपने इसका प्रयोग किया जाता है, या फिर किसी बिंदु की स्थिति ग्राउंड तक अपने को ट्रांसफर करनी है, ठीक है। जैसे ये मान लो ये बिंदु था और इस बिंदु को अपने इसके कॉरेस्पॉन्डिंग ग्राउंड पर अपने को बिंदु प्राप्त करना है, तो आप यहाँ पर प्लम बॉब को लटका दोगे तो ये बिंदु अपने को मिल जाएगा। या फिर रेंजिंग पोल है, रेंजिंग पोल है आपका बिल्कुल वर्टिकल है या नहीं है, इसको वर्टिकल बनाने के लिए भी प्लम बॉब का यूज किया जाता है। तो ये कुछ एक एक्सेसरीज थी जिसका प्रयोग चेन सर्विंग में या लीनियर मेजरमेंट के दौरान किया जाता है। वेलकम टू ऑल ऑफ यू। लास्ट वीडियो में अपन लोगों ने कुछ एक्सेसरीज के बारे में डिस्कस किया था जो चेनिंग के दौरान यूज की जाती है। इस लेक्चर में अपन डिस्कस करेंगे टेस्टिंग ऑफ चेन। देखो चेन को अगर अपने बार बार यूज करेंगे तो उसकी लंबाई में परिवर्तन होता रहता है, होता जाता है। उसकी जो कड़ियां हैं वो छोटी बड़ी हो सकती हैं, लिंक वगैरह। तो चेन को टेस्ट करने के लिए देखो स्टील टेप का प्रयोग किया जाता है। 20 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर स्टैंडर्ड की गई स्टील टेप का प्रयोग चेन की टेस्टिंग करने के लिए किया जाता है। और जब इसकी टेस्टिंग की जाती है तो उस पर 8 किलोग्राम का पुल है वो लगाया जाता है, या 80 न्यूटन का पुल है वो लगाया जाता है चेन की टेस्टिंग करने के लिए। तो इससे संबंधित देखो कुछ बातें हैं जो आपको याद रखनी चाहिए। और जब आप टेस्टिंग कर लिया आपने तो उसके अंदर परमिसिबल जो एरर होती है या ओवरऑल जो लेंथ होती है वो इस रेंज के अंदर आनी चाहिए। लेंथ है जो ओवरऑल लेंथ ऑफ चेन है जो वो इस लिमिट के अंदर होनी चाहिए। अगर 30 मीटर की चेन है तो उसमें मैक्सिमम अलाउबल एरर 8 mm होती है। 20 मीटर की अगर चेन है तो उसमें मैक्सिमम अलाउबल एरर 5 mm होती है। और 10 मीटर की है और 5 मीटर की है तो उसमें और एरर 3 mm होनी चाहिए। तो ये क्वेश्चन जनरली पूछा जाता है 8 mm, 5 mm, 3 mm। इसके अलावा इसका हर मीटर है जो चेन का हर मीटर है जो वो भी ±2 mm तक एक्यूरेट होना चाहिए। उसमें भी एरर 2 mm से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो चेन की टेस्टिंग से संबंधित ये क्वेश्चन है वो आपसे पूछे जा सकते हैं। तो इनमें ये जो डेटा है ये आप याद रख लेना ताकि अपने को इसमें कोई प्रॉब्लम ना आए। इसके अलावा नेक्स्ट जो अपना टॉपिक है वो है रेंजिंग ए सर्वे लाइन। रेंजिंग ए सर्वे लाइन। इससे पहले एक बात तो आपको मैं और बता दूं, जब अपने चेन की लेंथ का मेजरमेंट किया जाता है तो हमेशा देखो जैसे ये चेन है तो एक हैंडल है, ये दूसरा हैंडल है। तो जब 30 मीटर की लंबाई होती है, ध्यान रखना, एक हैंडल के बाह्य सिरे से लेके दूसरे हैंडल के बाह्य सिरे तक मापी जाती है। ऐसा नहीं कि इसका सेंटर से इसका सेंटर ले लो, इसका इनर ले लो, इसका इनर ले लो, या एक का इनर ले लो दूसरे का आउटर ले लो, ऐसा नहीं, बल्कि आउटर टू आउटर लेंथ है वो आउटर टू आउटर ही मेजर की जाती है कभी। अब जब अपने लंबाई का मेजरमेंट करते हैं तो अपने को रेंजिंग करनी पड़ती है। रेंजिंग का मतलब इंटरमीडिएट पॉइंट है, अपने को सीधी रेखा के अंदर लाने पड़ते हैं। तो रेंजिंग इस सर्वे लाइन, कोई भी सर्वे लाइन है उसके जो है ये बिंदु बी है तो आपका जो सी बिंदु आप इंटरमीडिएट पॉइंट स्थापित कर रहे हो तो सी बिंदु को ए बी रेखा के अंदर लाने की जो प्रक्रिया है उसको ही रेंजिंग कहा जाता है। टू अलाइन दी इंटरमीडिएट पॉइंट इन ए स्ट्रेट लाइन, टू अलाइन दी इंटरमीडिएट पॉइंट इन ए स्ट्रेट लाइन। तो जो मध्य वाले बिंदु होते हैं उनको एक रेखा के अंदर संरेखित करना ही क्या कहलाता है, रेंजिंग कहलाता है। एक लाइन के अंदर लाना, जैसे सी डी ई है, इनको ए बी को मिलाने वाली लाइन के ऊपर लाना ही रेंजिंग कहलाता है। और रेंजिंग है
वो आप दो तरह से कर सकते हो, या तो वो डायरेक्ट रेंजिंग कर लोगे या इनडायरेक्ट रेंजिंग आप कर सकते हो। रेंजिंग करने के लिए या तो देखो रेंजिंग रोड का प्रयोग कर सकते हो। लीनियर मेजरमेंट की बात करो, आप थर्डोलाइट से भी रेंजिंग कर सकते हो, क्योंकि उसमें टेलीस्कोप लगा होता है। तो टेलीस्कोप में अपने को सामने वाली रेंजिंग, जैसे मान लो ये टेलीस्कोप है और ये आगे वाली रेंजिंग रोड है। इस रेंजिंग रोड और इस रेंजिंग को देखते हुए आप, ये वाली रेंजिंग रोड है इस टेलीस्कोप में तभी दिखेगी जब इस लाइन के बीच में आएगी। तो टेलीस्कोप या थर्डोलाइट की सहायता से भी रेंजिंग की जा सकती है। अब डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रेंजिंग दो प्रकार की होती है। जो डायरेक्ट रेंजिंग होती है कब की जाती है, जब अंतिम दो स्टेशन है वो एक दूसरे से विजिबल हो। जब अंतिम दो स्टेशन है, जो स्टेशन ए और बी एक दूसरे से दिख रहे हो, उस स्थिति में रेंजिंग जो की जाती है वो डायरेक्ट रेंजिंग की जाती है। इसमें क्या है, जैसे मान लो ए पे जो रेंजिंग रोड है ये बी पे है, यहाँ इंटरमीडिएट पॉइंट है, यहाँ वाला पर्सन है, इस पर्सन को यहाँ पर जो रेंजिंग रोड लेके आदमी खड़ा है उसको इस रेंजिंग रोड इस रेंजिंग को देखते हुए इस रेंजिंग रोड को बीच वाले को इस सीधी रेखा मिलाने की कोशिश करेगा। मतलब इस पर्सन को इंस्ट्रक्शन दिए जाएंगे लेफ्ट राइट मूव करने के, इससे आपकी क्या होगी, प्रॉपर रेंजिंग हो जाएगी। तो डायरेक्ट रेंजिंग तब की जा सकती है जब दोनों स्टेशन एक दूसरे से विजिबल हो, और डायरेक्ट रेंजिंग करने के लिए कम से कम 3 रेंजिंग रोड की जरूरत अपने को पड़ती है। और जब अंतिम दो स्टेशन एक दूसरे को दिख नहीं रहे हो, नॉट विजिबल हो, उस केस में अपने जो की जाती है वो इनडायरेक्ट रेंजिंग की जाती है। जैसे कोई उठा हुआ ग्राउंड आ गया, ये बिंदु ए है, ये बिंदु बी है, यहाँ रेंजिंग रोड गाड़ ली, यहाँ रेंजिंग रोड गाड़ ली। अब मान लो आप इसमें आर पार अपने को दिख नहीं रहे, उठा हुआ ग्राउंड आ गया, तो ये ए बी दूसरे को दिख नहीं रहे, लेकिन बीच वाले जगह अपने को ऐसे दो पॉइंट सेलेक्ट कर लिए जो ए से भी दिख रहे हैं और बी से भी दिख रहे हो। इस स्थिति में अपने कम से कम अपने को 4 रेंजिंग रोड की जरूरत पड़ती है, और 4 रेंजिंग रोड की सहायता से जो ये आपके मध्य वाली बिंदु है उनको एक सीधी रेखा के अंदर लाया जा सकता है। कैसे लाओगे, देखो पहली बात तो इनडायरेक्ट रेंजिंग या रेसिप्रोकल रेंजिंग के नाम से भी इसको जाना जाता है, ध्यान रखना। इनडायरेक्ट रेंजिंग को रेसिप्रोकल रेंजिंग भी कहा जाता है। तो रेसिप्रोकल रेंजिंग में अंतिम दो स्टेशन है वो एक दूसरे से विजिबल नहीं है। जैसे मान लो आप टॉप से देख रहे हो, यहाँ की रेंजिंग रोड ये पॉइंट है, ये ए है, और ये आपके एम और एन है, मान लो दोनों पॉइंट जो ए से भी दिख रहे हैं और बी से भी दिख रहे हैं, ठीक है, लेकिन ए बी एक दूसरे को नहीं दिख रही। ये मान लो इस लाइन में नहीं है, एम बिंदु यहाँ पर है, मान लो एन बिंदु है वो थोड़ा सा यहाँ पर है, ऊपर से जब टॉप से देख रहे हैं वैसे दिख रहे हैं। अब क्या करेंगे, देखो ये एम और एन दोनों साइड में है, तो ये जो ए पर्सन है इस एन को देखते हुए एम को इंस्ट्रक्शन देगा लेफ्ट राइट मूव करने के लिए। एम की जो नई पोजीशन है वो यहाँ आ जाएगी, एम डैश M1 आ जाएगी। अब क्या करेगा, बी है, इस M1 को देखते हुए या एम की जो न्यू पोजीशन M1 है उसको देखते हुए एन को इंस्ट्रक्शन देगा, और एन की जो नई पोजीशन है वो N1 आ जाएगी। N1 को ए है वो देखते हुए M1 को फिर इंस्ट्रक्शन देगा, और इसकी जो नई पोजीशन है वो M2 आ जाएगी। इसी प्रकार इसको इंस्ट्रक्शन दिए जाएंगे बी के द्वारा, तो N2 आ जाएगी। एक स्थिति ऐसी आ जाएगी Mn या Nn कि ए से भी देखने पे दोनों एक लाइन में दिखेंगे और बी से देखने पे भी एक लाइन में दिख रहे हैं, तो ये आप प्रॉपर रूप से रेंजिंग आपकी हो चुकी है। ये प्रोसेस होती है, तो फील्ड के अंदर ये प्रोसेस कैसी होती है ये याद रखना कोई जरूरी नहीं है, बट आपको याद होना चाहिए कि इनडायरेक्ट रेंजिंग कब की जाती है, जब दोनों स्टेशन एक दूसरे को विजिबल न हो। इस रेंजिंग को रेसिप्रोकल रेंजिंग भी कहा जाता है। जैसे कि उठा हुआ ग्राउंड आ गया और कम से कम अपने को 4 रेंजिंग रोड की जरूरत इसमें पड़ती है। रेंजिंग करने के लिए देखो आप लाइन रेंजर का प्रयोग भी कर सकते हो। रेंजिंग है आपकी लाइन रेंजर की सहायता से भी की जा सकती है। लाइन रेंजर एक ऐसा उपकरण है जिसका प्रयोग भी रेंजिंग करने के लिए किया जाता है। लाइन रेंजर, ठीक है, जैसे ये लाइन है ए और बी, इस बिंदु के बीच में लाना, तो इसमें एक प्रिज्म लगे, 2 प्रिज्म लगे होते हैं, एक दूसरे के ऊपर लगे होते हैं। एक प्रिज्म ये है, इसके जस्ट ऊपर एक दूसरा प्रिज्म और लगा होता है, और दोनों समकोण समद्विबाहु त्रिभुजाकार होते हैं।
ठीक है। एक प्रिज्म देखो ये हो गया, इसके जस्ट ऊपर का प्रिज्म ये हो गया, और ये आपकी जैसे लाइन है इस ए बी लाइन के अंदर लाना हो तो यहाँ अपने को देखो इधर से दिखाई देता है। जब इधर वाला पर्सन लेफ्ट राइट मूव करता है तो इसमें इसको कांच में अपने को इस तरह से दिखाई देती है इसकी इमेज। जब बिल्कुल इस बीच लाइन में आ जाएगा तो ए की इमेज दिखेगी, बी की दिखेगी इस तरह से, और जब बिल्कुल इसके बीच में आ जाएगा तो ए बी अपने को बिल्कुल एक लाइन के अंदर इस तरह से दिखने लग जाएंगी, तो प्रॉपर रेंजिंग हो जाती है। तो इसमें जो प्रिज्म लगे होते हैं वो समकोण होते हैं और समद्विबाहु त्रिभुजाकार होते हैं, एक दूसरे के ऊपर स्थित होते हैं। या ये वाला फेस है, इस पे अपने को दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। इस फेस पे ए की इमेज और बी की इमेज अपने को दिखाई दे रही है परावर्तित होने के बाद। तो लाइन रेंजर की सहायता से भी रेंजिंग है वो की जा सकती है। रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस होती है, इसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस देखो इधर से रे आई और आपकी यहाँ पर आंख है जैसे इधर, ठीक है, इससे टकराई और यहाँ आ गई, इस सतह से आपकी टकराई और यहाँ आ गई। इस प्रकार इधर से बी से आई, इस सतह से टकराई, यहाँ आ गई, और ऐसा जब बिल्कुल एक लाइन के अंदर आ जाएंगी रेंजिंग रोड तभी अपने को प्रॉपर रेंजिंग है इसकी वो हो जाएगी। और इन दोनों जो आपकी ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस के बीच का एंगल भी 90 डिग्री ही होता है लाइन रेंजर के अंदर। ये बात भी आप याद रख लेना। लाइन रेंजर का प्रयोग याद रखना रेंजिंग करने के लिए किया जाता है। वेलकम टू ऑल ऑफ यू। इस लेक्चर में अपने चैनिंग के दौरान जो लीडर और फॉलोवर होते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। लीडर एंड फॉलोवर इन चैनिंग। देखो जब चैनिंग की जाती है, जैसे मान लो बिंदु ए है ये और ये बिंदु आपका बी है, ये काफी दूरी पर है, जैसे मान लो ये 300 मीटर की डिस्टेंस है या 300 मीटर के आसपास की कोई दूरी है, आपकी 30 मीटर की चेन की सहायता से आप लीनियर मेजरमेंट है वो ले रहे हो। सबसे पहला काम होगा अपने इंटरमीडिएट पॉइंट इसके बीच में स्थापित करेंगे। तो एक रेंजिंग रोड है देखो यहाँ लगा दी जाती है, एक रेंजिंग रोड है यहाँ लगा दोगे आप। अब यहाँ पर एक पर्सन होगा पीछे की साइड में चेन के, जिसको बोलते हैं फॉलोवर, पीछे वाला, और एक होता है जस्ट आगे लीडर। तो लीडर और फॉलोवर दो पर्सन होंगे और चेन देखो यहां से यहां तक इस तरह से चेन बिछेगी। सबसे पहला काम होगा कि यहाँ पर जो लीडर होगा वो रेंजिंग रोड लेके खड़ा होगा, और रेंजिंग रोड में पहला काम होगा इस रेंजिंग रोड को बिल्कुल इस लाइन के ऊपर लाने के लिए फॉलोवर के द्वारा लीडर को इंस्ट्रक्शन दिए जाएंगे लेफ्ट या राइट मूव करने के लिए, ताकि ये वाली रेंजिंग रोड, ये वाली रेंजिंग रोड और ये वाली रेंजिंग रोड है बिल्कुल एक लाइन के अंदर आ जाएंगी। यहाँ से जो लीडर है वो उसको देख रहा है, ठीक है। तो तीनों रेंजिंग रोड एक लाइन के अंदर जब दिख जाएंगी वहां लीडर को स्थिर होने के लिए कह दिया जाएगा। लीडर के हाथ में स्टार्टिंग में 10 एरोज होते हैं और हर चेन लेंथ पर वो एक एरो को गाड़ देता है, हर चेन लेंथ पर एक एरो को गाड़ देता है। तो लीडर का काम है देखो एरो को फिक्स करना, उसमें हर चेन लेंथ पर एरो को फिक्स करता है, और फॉलोवर का काम है वो लीडर को इंस्ट्रक्शन देना, लेफ्ट राइट मूव करने का इंस्ट्रक्शन देना, ताकि आपकी ये बीच वाली रेंजिंग रोड है ये इन दोनों की लाइन के अंदर आ जाए। इसमें लीडर है फिर इसको आगे की तरफ खींचता है, चेन को आगे की तरफ बढ़ता है, और फॉलोवर है वो यहाँ आ जाता है और लीडर के द्वारा जो फिक्स की गई एरो को ये उठा लेता है, पिकअप कर लेता है। तो जब देखो यहाँ आ जाएगा फॉलोवर चल के यहाँ आ जाएगा इस बिंदु पर, तो उसके द्वारा एक चेन लेंथ कंप्लीट हो जाएगी। प्रारंभिक बिंदु से उसकी जो दूरी होगी वो एक चेन के बराबर होगी। ध्यान रखना जितने एरो फॉलोवर के हाथ में होंगी उतनी ही दूरी होगी फॉलोवर की प्रारंभिक बिंदु से। ये क्वेश्चन जनरली पूछा जाता है। जितने एरो फॉलोवर के हाथ में होंगे उतनी दूरी पर ही फॉलोवर प्रारंभिक बिंदु से होगा, क्योंकि जितने एरो वो पिकअप कर रहा है उतनी ही दूरी, उतनी ही चेनें बिछ चुकी होती हैं। इस प्रकार ये एरो को फिक्स करता जाता है लीडर और फॉलोवर उठाता जाता है, और जब सारे के सारे एरो
फुल ओवर के हाथ में आ जाते हैं तो दोबारा फिर से मिलते हैं और फुल ओवर के द्वारा 10 के 10 एरो फिर से लीडर को हैंड ओवर कर दिए जाते हैं। और इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और पूछा जाता है कि फुल ओवर लीडर में ज्यादा अनुभवी कौन सा होता है। मोर एक्सपीरियंस पर्सन होता है जो, या ज्यादा अनुभवी व्यक्ति होता है वो फुल ओवर होता है या लीडर होता है। तो ध्यान रखना, इसकी वर्डिंग पे नहीं जाना, लीडर नहीं होता, क्योंकि लीडर तो फॉलोवर के इंस्ट्रक्शन को फॉलो करेगा। तो फॉलोवर होता है वो ज्यादा अनुभवी होता है, क्योंकि फॉलोवर ही लीडर को इंस्ट्रक्शन देता है लेफ्ट राइट मूव करने। ठीक है, तो ये इससे संबंधित कुछ बातें हैं जो आपसे पूछी जा सकती हैं। आप इनको याद रखना कि जितने एरो फॉलोवर के हाथ में होते हैं उतनी ही दूरी पर आपका फॉलोवर होता है प्रारंभिक बिंदु से, और इनमें ज़्यादा अनुभवी व्यक्ति फॉलोवर ही होता है, क्योंकि वो लीडर को इंस्ट्रक्शन देता है और लीडर है वो फॉलोवर के दिए गए इंस्ट्रक्शन के अनुसार लेफ्ट राइट मूव होता है ताकि रेंजिंग हो पाए। इस जो बीच वाला बिंदु उसको बीच में लाने की प्रक्रिया को रेंजिंग कहा जाता है। ये ऑलरेडी अपन डिस्कस कर चुके हैं। कई बार क्या होता है कि ऑब्जर्वर होता है उसके द्वारा गलत चयन का प्रयोग है वो कर लिया जाता है, तो गलत चयन के प्रयोग के द्वारा मापी गई दूरी होगी डेफिनेटली गलत आएगी। वो पढ़ने वाला तो डिज़ाइन लेंथ के हिसाब से ही डेटा को रिकॉर्ड करता है, और एक्चुअल लेंथ अगर मान लो चेन की उससे छोटी या बड़ी हो तो उसके अंदर करेक्शन अपने को करनी पड़ती है। तो आपका जो टॉपिक है वो है मेजरमेंट, करेक्शन इन द मेजरमेंट, करेक्शन इन द मेजरमेंट टेकन बाय चेन ऑफ इनकरेक्ट लेंथ। गलत लंबाई की चेन का प्रयोग करके लिए गए मापन में संशोधन अपने को करना है। पहली बात तो देखो एरर की बात करते हैं। दो परिस्थितियां हो सकती हैं। देखो अगर चेन की बात करें, अगर आपकी जो चेन है या तो देखो डिजाइन लेंथ से ज़्यादा लंबी हो सकती है, टू लॉन्ग हो सकती है, या तो या टू शॉर्ट हो सकती है। दो परिस्थितियां इसके अंदर आ सकती हैं। जैसे मान लो चेन की डिजाइन लेंथ 30 मीटर है, चेन की मान लो डिजाइन लेंथ है जो वो 30 मीटर है मान लो, और चेन है वो टू शॉर्ट भी हो सकती है टू लॉन्ग भी हो सकती है। मान लो चेन 30.1 मीटर की भी हो सकती है और 29.9 मीटर की भी हो सकती है एक्चुअल में फील्ड में मेजरमेंट लेने के दौरान। अब देखो मान लो आपने 10 चेनें बिछा दी, 10 चेनें जब आप बिछाओगे, ठीक है, 10 चेनें बिछाओगे तो 30.1 की है, तो 10 चेनें बिछा दी तो एक्चुअल दूरी 301 मीटर होगी। देखो एक्चुअल जो होगी, एक्चुअल लेंथ होगी, कोई भी बिंदु, दो बिंदु है उनके बीच की दूरी है वो उस केस में आपकी 301 होगी। ठीक है, 301 है आपकी एक्चुअल। लेकिन पढ़ने वाला इसको 30.1 नहीं पढ़ेगा, वो डिजाइन के हिसाब से पढ़ेगा, और उसकी जो मेजर्ड लेंथ होगी, जो मापी गई मेजर, वो मेजर करेगा जो उसको मेजर्ड लेंथ जो आपकी होगी, मेजर्ड लेंथ इसमें आपकी 30 के हिसाब से होगी और 300 मीटर होगी। देखो अगर चेन टू लॉन्ग है, एक्चुअल लेंथ आपकी 301 मीटर होगी, मेजर्ड लेंथ आपकी 300 होगी, तो आप कह सकते हो जब चेन ज्यादा लंबी होती है तो एक्चुअल लेंथ है जो आपकी, एक्चुअल लेंथ है जो आपकी वो मापी गई लेंथ से ज्यादा होती है। तो इस केस में अगर एक्चुअल लेंथ है मेजर्ड लेंथ से ज्यादा है तो एक्चुअल माइनस मेजर्ड होता है वही एरर होता है। एक्चुअल माइनस मेजर्ड होता है तो वही मेजर्ड माइनस एक्चुअल होता है वही आपका एरर होता है। तो इसमें देखो आपका अगर यहाँ बात करें, देखो मापी गई लंबाई है आपकी 300 है, एक्चुअल 301 है, तो आप करेक्शन लगाओगे तो आपकी प्लस होगी। देखो करेक्शन लगाओगे तो आपकी प्लस होगी, क्योंकि 300 में मुझे एक्चुअल लाने के लिए, सही करने के लिए, 300 तो मैंने पढ़ ली, रिकॉर्ड कर ली, लेकिन सही तो क्या है 301 है। मुझे 300 पढ़ी है जो बुक में रिकॉर्ड की, उसको सही करना है तो मैं ऐड करूंगा। एरर क्या होगी इस केस में, माइनस होगी। ठीक है, तो आपका मेजर्ड माइनस एक्चुअल तो होता है एरर। एरर क्या होता है, मेजर्ड माइनस एक्चुअल।
मेजर्ड माइनस एक्चुअल। आप कह सकते हो मेजर्ड माइनस एक्चुअल। इस केस में आपकी जो एरर आएगी वो कैसी आएगी, मेजर्ड वैल्यू कम है तो एरर आपकी नेगेटिव आएगी और करेक्शन आपकी क्या हो जाएगी, इस केस में पॉजिटिव हो जाएगी। इस क्वेश्चन को देखो दो तीन तरीके से पूछा जा सकता है। क्वेश्चन वाला ये पूछ सकता है कि जब एक्चुअल लेंथ है मेजर्ड लेंथ से ज्यादा है, जब एक्चुअल लेंथ है वो मेजर्ड लेंथ से ज्यादा है तो करेक्शन कैसी होती है, एरर कैसी होती है। एरर नेगेटिव होती है, करेक्शन पॉजिटिव होती है। इसी क्वेश्चन को देखो ऐसे भी पूछ सकता है कि चेन है डिजाइन लेंथ से ज्यादा लंबी है, तो जब ज्यादा लंबी होती है तो ऐसा हो जाता है, एक्चुअल लेंथ होती है वो मेजर्ड लेंथ से ज्यादा आती है, उस केस में एरर आपकी नेगेटिव आएगी और करेक्शन पॉजिटिव है। क्वेश्चन को देखो इस वे में भी पूछा जा सकता है, क्वेश्चन को इस वे में भी पूछा जा सकता है। तो इसको मैं आपको नोट करवा दूं। देखो आप क्या याद रखोगे, ऑल ओवर रिजल्ट अपने को क्या मिलेगा इसका कि चेन इज टू लॉन्ग, चेन इज टू लॉन्ग। तो इस केस में आपकी जो एक्चुअल है, जो एक्चुअल डिस्टेंस होगी वो मेजर डिस्टेंस से ज्यादा आएगी, मेजर्ड डिस्टेंस या जो मेजर्ड लेंथ है उससे ज्यादा आएगी। और ऐसा आने पर एरर आपकी नेगेटिव होती है और करेक्शन आपकी पॉजिटिव होती है। और अगर आपकी चेन टू शॉर्ट है तो एक्चुअल जो लेंथ है आपकी मापी गई, एक्चुअल डिस्टेंस है वो आपकी मापी हुई लेंथ से कम होगी। 299 आप एक्चुअल होगी और पढ़ोगे तो वही 300 पढ़ोगे तो देखो 300 ही आप मापोगे, 300 और एक्चुअल में 299 है वो तो कम आएगी। इस स्थिति में आपकी जो एरर होती है वो तो पॉजिटिव होती है और करेक्शन होती है वो नेगेटिव होती है। तो ये दोनों बातें याद रख लेना। अब दूसरी बात ये तो हो गई इसकी नेचर की, करेक्शन लगाओगे वो कैसी लगाओगे। बड़ा अजीब लगता है कि चेन इज टू लॉन्ग, करेक्शन कैसी होगी, पॉजिटिव होगी। सुनने में अजीब लगता है लेकिन रियल में यही होता है, ठीक है। अब करेक्शन लगाते हैं। अगर आपको देखो ट्रू लेंथ ज्ञात करनी है, ट्रू लेंथ कैलकुलेट करनी है, कोई भी लेंथ कैलकुलेट करनी है तो इस केस में आप क्या करोगे, यहां पे आप डिजाइन लेंथ यूज करोगे, डिजाइन लेंथ ऑफ चेन, और यहां एक्चुअल लेंथ यूज करो। एक्चुअल का मतलब 30 नहीं है, ध्यान रखना फील्ड के अंदर एक्चुअल है जो 23, 29 जो भी 38.1 है या 29.9 है वो एक्चुअल है फील्ड के अंदर। वास्तव में क्या है, डिजाइन 30 है, इसको आप मेजर्ड लेंथ से मल्टीप्लाई कर दोगे, मेजर्ड डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपकी ट्रू लेंथ है वो आ जाती है, मेजर ट्रू डिस्टेंस है वो आ जाती है। जैसे ऑब्जर्वर के द्वारा 30 मीटर की चेन का प्रयोग किया गया और उसके द्वारा इतनी दूरी मापी गई मान लो, और उसकी जो चेन है वो मान लो 1 सेंटीमीटर छोटी है, तो बताओ वास्तविक दूरी क्या होगी। तो इस तरह क्वेश्चन को करने के लिए आप गलत है वो यहाँ रख दोगे, 29.9 सही है। तो कहने का मतलब जो डिजाइन है वो 30 यहाँ रख दोगे, और मेजर कितनी है 300 है मान लो, तो ट्रू कितनी हो जाएगी, काटोगे तो 299 मीटर हो जाएगी। इस तरह के क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो डिस्टेंस के लिए। एरिया की बात करें अगर तो यहाँ पे वर्ग लग जाएगा, यहाँ पे वर्ग लग जाएगा, यहाँ मेजर्ड एरिया आ जाएगा, यहाँ ट्रू एरिया। वॉल्यूम की बात करें यहाँ पावर 3 लग जाएगी, वॉल्यूम वॉल्यूम, और यहाँ पर पावर 3 लग जाएगी, ठीक है। लेंथ के लिए बात करें तो इसमें सिंगल पावर रहेगी आपकी, जैसे आपको बता रखा है। तो इन क्वेश्चनों को आप सॉल्व कर सकते हो इस तरह से। अगर आपको ट्रू डिस्टेंस है वो कैलकुलेट करनी है, यहाँ देखो 4 डेटा है, एक तो ट्रू डिस्टेंस है, एक मेजर डिस्टेंस है, एक है चेन की एक्चुअल लेंथ है, एक चेन की डिजाइन लेंथ है। इनमें से आपको डिजाइन लेंथ है वो तो पता ही होता है, मेजर डिस्टेंस, ट्रू और एक्चुअल में तीनों में से एक डेटा गायब देंगे और 2 डेटा आपको दे देगा और बाकी के अपने से पूछ लेगा, तो आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। वेलकम टू ऑल ऑफ यू। इस लेक्चर में अपने टेप के द्वारा लिए गए जो मेजरमेंट होते हैं उसके अंदर कौन कौन से करेक्शन लगाने पड़ते हैं वो अपना डिस्कस करेंगे, क्योंकि जब टेप से मेजरमेंट लिया जाता है तो उसके अंदर कुछ करेक्शंस हैं वो लगाने पड़ते हैं। विशेष रूप से जैसे बेस लाइन का मेजरमेंट करते हैं तो बेस लाइन एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट लाइन होती है, तो बेस लाइन
अब मेजरमेंट करते टाइम अपने को कुछ करेक्शन है इसके अंदर लगाने पड़ते हैं। देखो सबसे पहला है एब्सोल्यूट लेंथ करेक्शन। एब्सोल्यूट लेंथ करेक्शन मतलब आपकी जो लंबाई है, सारे करेक्शन लगाने के बाद मान लो आपकी जो टेप की लंबाई है वो डिज़ाइन लेंथ से कुछ अलग है, तो उसके अंदर अपने को करेक्शन है वो लगाना पड़ता है। और वो जो करेक्शन होगा वो उसके लिए आप जो फॉर्मूला है वो याद रख लेना। जैसे एब्सोल्यूट लेंथ करेक्शन को मैं CL लिखूं, करेक्शन जो लगेगा अपने को उसको अगर मैं CL से इंडिकेट करूं तो करेक्शन पर टेप लेंथ, करेक्शन पर टेप लेंथ, प्रति टेप की लंबाई में मेरे को जितना करेक्शन लगा रखा है उसको डिज़ाइन लेंथ से भाग दे दूंगा और आप मेजर डिस्टेंस से जब मल्टीप्लाई कर दोगे, मेजर्ड डिस्टेंस दो बिंदुओं के बीच की दूरी आपने माप रखी है मान लो जो भी, और टेप की डिज़ाइन लेंथ जैसे 30 मीटर है और एक्चुअल में 29.9 या 30.1 है मान लो, तो 0.1 मीटर का करेक्शन आपका लग रहा है पर टेप लेंथ में। तो टोटल जो करेक्शन लगेगा वो कितना लगेगा आप इस फॉर्मूले से ज्ञात कर सकते हो। रही बात करेक्शन कैसा होगा, वो निर्भर करता है। करेक्शन आपका पॉजिटिव होगा अगर आपकी टेप है टू लॉन्ग है, अभी अपन लोगों ने डिस्कस किया था इससे पहले वाले लेक्चर में, और माइनस होगा इसमें आपका टू शॉर्ट है। करेक्शन की जो नेचर होगी वो इससे अकॉर्डिंग अपने डिसाइड कर लेते हैं। तो पहला है आपका एब्सोल्यूट लेंथ करेक्शन। दूसरा होगा आपका टेम्परेचर करेक्शन। टेम्परेचर करेक्शन टेप को हमेशा एक स्टैंडर्ड टेम्परेचर के लिए डिज़ाइन किया जाता है और उस टेम्परेचर से, स्टैंडर्ड टेम्परेचर से जब टेम्परेचर ज़्यादा होता है कम होता है तो टेप का प्रसार होता है, मतलब एक्सपांसन होता है या उसका कॉन्ट्रैक्शन होता है, चेन की एक्चुअल लंबाई है वो चेंज हो जाती है। तो अपने को टेम्परेचर करेक्शन लगानी पड़ती है। मान लो T0 ऐसा टेम्परेचर है जिसपे उसको डिज़ाइन कर रखा है, उसको स्टैंडर्ड टेम्परेचर बोला जाता है। फील्ड के अंदर टेम्परेचर मान लो TM तो है नहीं, मीन टेम्परेचर है पूरे दिन का। मान लो मेजरमेंट लेने के टाइम टीम आपका मीन टेम्परेचर है फील्ड का, जब टेप से मेजरमेंट ले रहे हो। और अपन लोग जानते हैं L अल्फा टी होता है, वो चेंज इन लेंथ होता है। L अल्फा टी का फॉर्मूला अपन लोगों ने पढ़ रखा है सॉम के अंदर, वही फॉर्मूला इसमें लगाना है आपको। जो करेक्शन लगाओगे अगर उसको मैं CT से इंडिकेट करूँ तो आपका फॉर्मूला L अल्फा TM माइनस T0, ये बड़ा फॉर्मूला लगेगा। यहाँ पे टेम्परेचर करेक्शन में आप देख रहे हो ये आपका TM है, मीन टेम्परेचर है, और ये आपका T0 है, ये स्टैंडर्ड टेम्परेचर है। अल्फा है तापीय प्रसार गुणांक या कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपांसन, और ये आपकी लेंथ हो गई, जो आपको लेंथ दे रखी है वो बड़ा करेक्शन है इसमें। इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आप टेम्परेचर करेक्शन है वो लगा सकते हो। रही बात इसकी नेचर की, अगर देखो TM बड़ा है तो ये वैल्यू पॉजिटिव आएगी, TM छोटा है तो ये वैल्यू आपकी नेगेटिव आएगी। या टेम्परेचर का ज़्यादा होना तो टेप ज़्यादा लंबी हो जाएगी तो करेक्शन पॉजिटिव लगेगी, ठीक है। इसी प्रकार इसका उल्टा आप कर सकते हो। तो ये टेम्परेचर करेक्शन आपको दूसरे टाइप की करेक्शन इसमें लगानी पड़ती है। तीसरी है पुल करेक्शन। टेप से मेजरमेंट लेते टाइम हमेशा उसको एक स्टैंडर्ड पुल के लिए डिज़ाइन किया जाता है। ऐसा नहीं कि आप बहुत ज़्यादा टेप को खींच दोगे, ऐसा भी नहीं आप बहुत कम खींचोगे, ढीली छोड़ दिया टेप को। तो आपका जो पुल होता है, पुल मतलब खिंचाव होता है, टेप को जब खींचा जाता है दोनों सिरों से तो एक स्टैंडर्ड पुल लगाया जाता है। ऐसा नहीं कि आप कुछ भी लगा दोगे। तो आपने मान लो P0 पुल है उस पर इसको डिज़ाइन कर रखा है तो आपका ये स्टैंडर्ड पुल हो गया। भाई इतना लगाओगे तो भी 30 मीटर होगी लंबाई। डिज़ाइन लेंथ तभी होगी जब P0 का पुल इस पर लगाया जाएगा। जब आप यूँ यहाँ से पकड़ के और यहाँ से पकड़ के इसको खींच रहे हो थोड़ा सा, तो आपका जो पुल लगाया गया है इसको इन दो बिंदुओं के बीच की दूरी मापने के लिए, तो ये जो पुल है ये आपका स्टैंडर्ड होना चाहिए P0 के बराबर, तभी 30 मीटर होगी। लेकिन वो ज़्यादा कम हो सकता है, तो ज़्यादा कम होगा तो उसमें आपको करेक्शन लगानी पड़ेगी। और करेक्शन लगाने के लिए जिस तरह सॉम के अंदर बड़े जानते हैं PL/AE का फॉर्मूला, तो वही फॉर्मूला इसमें भी आएगा, PM माइनस P0 L/AE। PM आपका क्या होगा इसमें, ये हो गया आपका मीन पुल जो आपने फील्ड के अंदर लगाया हुआ है,
पी नॉट स्टैंडर्ड जिसके हिसाब से टेप को डिजाइन कर रखा है। ए क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द टेप, जैसे ये टेप है, टेप को यहाँ से काटने के बाद इसका जो एरिया है जो अपने को दिख रहा है वो एरिया इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया हो जाएगा। जैसे मान लो ये टेप है, इस टेप को जब देखो आप काटोगे, यहाँ से काटने के बाद जो आपको ये एरिया दिख रहा है, ये एरिया इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो हो जाएगा। और ये हो जाएगा इसमें मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ द मटेरियल, जो आपको मटेरियल यूज कर रखा है जिसकी बनी हुई है उसके मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कितनी है। जैसे स्टील की टेप अपने यूज करते हैं तो स्टील की मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इसमें आप यूज करोगे, और जो मात्रक ई का होता है उसी हिसाब से ए का और पीएम और पी नोट का मात्रक है वो सेट कर लिया जाता है। उसके बाद ये फॉर्मूला है वो लगाया जाता है। तो आपका तीसरा फॉर्मूला पुल करेक्शन होता है टेप के अंदर जो लगाया जाता है। चौथा करेक्शन देखो, सैग करेक्शन। सैग करेक्शन, सैग करेक्शन क्या होता है, जैसे मान लो आप टेप को यूं खींच रहे हो इस तरह से, तो इसका जो भार है टेप का, देखो यहाँ से यहाँ तक मान लो ये टेप है आपकी, ये वाली टेप है मान लो यहाँ से यहाँ तक, तो इसका जो भार है इसके कारण ये सीधी नहीं रहती इन दोनों बिंदुओं के बीच में, बल्कि ये इस तरह से लटक जाती है ग्रेविटी के कारण, इसके खुद के भार W के कारण। L लेंथ है, W पर यूनिट लेंथ का भार है, टोटल कैपिटल W टोटल वेट है, इस वेट के कारण इसमें झोड़ पड़ जाती है। तो देखो 30 मीटर की टेप है, तो मान लो 30 आपका देखो ये होता है, 30 आपका रियल में ये होता है, और एक्चुअल दूरी जो ए और बी बिंदु के बीच की वो थोड़ी कम है। अपने 30 पढ़ लेंगे तो गलत पढ़ रहे हैं, क्योंकि 30 तो ये करोड़ लंबाई है, एक्चुअल जो स्ट्रेट लेंथ है वो तो कम होगी। तो आप 30 पढ़ रहे हो, मुझे सही प्राप्त करना है, तो ये करेक्शन कैसी होगी, नेगेटिव होगी। तो इसकी नेचर हमेशा नेगेटिव होती है, ध्यान रखना। सैग करेक्शन इज ऑलवेज नेगेटिव, सैग करेक्शन इज ऑलवेज नेगेटिव, हमेशा नेगेटिव होती है। और इसका जो फॉर्मूला है CS वो आप लगाओगे LW² 24N² P², ये बड़ा फॉर्मूला इसमें लगता है। L इसमें लेंथ होगी टेप की, W इसका वेट हो गया टेप का, P इसमें लगाया गया पुल हो गया, क्योंकि ज्यादा पुल लगाओगे तो जोड़ कम हो जाएगी, कम लगाओगे तो जोड़ ज्यादा पड़ जाएगी। तो P पर निर्भर करता है, सेकंड पावर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। N क्या है, देखो जनरली आप देखते हो N का फॉर्मूला आपने मिलता नहीं, N बराबर 1 ही रख देते हैं। वैसे यहाँ पे N का मतलब आपने इसको कितने स्पान में लटका रखा है। देखो एक बार आपने जैसे ये टेप है, इसको यहाँ पे और यहाँ पे सपोर्ट, ये केवल 2 जगहों से सपोर्ट कर रखा है, 2 जगह से पकड़ रखा है, तो यहाँ पे स्पान आपका 1 है। मान लो आपने 30 मीटर की टेप है और 15 मीटर पे भी सपोर्ट दे रखा है, 15 पे और यहाँ पे, तो जोड़ थोड़ी इस तरह से पड़ेगी। तो आपका सपोर्ट होने के कारण N बराबर आपका 2 हो जाएगा। नंबर ऑफ डेज इन विच टेप इज सस्पेंडेड, N बराबर 2। और हर 10 मीटर की दूरी पे पकड़ रखा है, अगर मान लो यहाँ से तो 10 पे है, 10 ये है, 10 ये है, 10 है, तो आपका N बराबर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। जितने स्पान के अंदर उसको लटका रखा है वो N की वैल्यू हो जाती है। जनरली अपने एक ही स्पान लेते हैं, इसलिए N की वैल्यू 1 लिखी जाती है, और इसका फॉर्मूला बन जाता है LW² / 24 P²। अगर आप N की वैल्यू कितनी लिखते हो, 1 लेते हो। कई बार यही फॉर्मूला देखो अलग रूप में भी आता है। इस कैपिटल W को अपने स्मॉल w इंटू L भी लिख सकते हैं। तो L इंटू WL लिखोगे अगर छोटे वाला, और इसके ऊपर स्क्वायर लगाओगे LW² / 24 P², तो आपका ये फॉर्मूला इस रूप में भी आ जाता है, LW² L³ / 24 P²। तो इस रूप में भी याद रखो आप, इस रूप में भी याद रखो, ठीक है। और ये हमेशा नेचर इसकी नेगेटिव होती है, तो यहीं पे नेगेटिव लगा दो, तो ये पूरी वैल्यू हमेशा नेगेटिव होती है। सैग करेक्शन इज ऑलवेज नेगेटिव। इसमें एक सैग करेक्शन के बाद एक बात याद रख लेना, एक नॉर्मल टेंशन होता है। देखो नॉर्मल टेंशन क्या होता है, उसमें आप अलग से उसको नोट कर लेते हैं। सैग करेक्शन के बाद जैसे नोट डाल देते हैं, उस नोट में एक बात नोट कर लेना कि ये नॉर्मल टेंशन क्या होता है। नॉर्मल टेंशन, देखो अपन लोग जानते हैं कि टेप पे स्टैंडर्ड पुल है, जैसे स्टैंडर्ड पुल P0 से अगर आप ज्यादा पुल लगाओगे,
पी नॉट स्टैंडर्ड पुल है, उससे ज़्यादा पुल लगाओगे जैसे पी एम माइनस पी नॉट एल अपॉन ए का जो फॉर्मूला है, तो आपकी जो पुल करेक्शन होगी वो हमेशा पॉजिटिव होगी। पुल करेक्शन पॉजिटिव होगी अगर आपका पी एम है वो पी नॉट से बड़ा है। ठीक है, अब मान लो स्टैंडर्ड पुल मान लो आपका 10 है, आपने 11 लगाया, 12 लगाया, 13 लगाया, इस तरह से आप कुछ भी लगाओगे तो वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आएगी। और सेग की बात करें, देखो जोड़ की बात करें, तो जितना ये बढ़ाओगे ये तो बढ़ेगी पुल करेक्शन, सेग करेक्शन क्या होगी, नेगेटिव में आएगी। इसका फॉर्मूला देखिए तो डब्ल्यू स्क्वायर डिवाइडेड 24 पी एम स्क्वायर, जैसे आपने पी एम लगा रखा, मान लो ये वैल्यू नेगेटिव आएगी। ये वैल्यू देखो पीएम अगर आपने बड़ा लगाया है तो पीएम की वैल्यू, अब मान लो आपने 10 से ज़्यादा लगाई है तो ये वैल्यू पॉजिटिव आएगी और ये वैल्यू नेगेटिव आएगी। ठीक है, जैसे जैसे इसको बढ़ाते जाओगे पीएम को, ये वैल्यू पॉजिटिव में बढ़ती जाएगी और ये वैल्यू नेगेटिव में उतनी ही बढ़ती जाएगी, नेगेटिव में सॉरी घटती जाएगी। जैसे पहले -4 था और ये मान लो आपका +2, इस तरह से कुछ भी वैल्यू थी, जैसे मान लो +4 की वैल्यू मान लो इसमें आपको। ठीक है, जैसे जैसे आप इसमें ये बढ़ाते जाओगे, ठीक है, पीएम है वो बढ़ाते जाओगे तो आपका ये जो पुल करेक्शन है वो बढ़ती जाएगी। इसी प्रकार सेग करेक्शन है वो आपकी पीएम बढ़ाओगे तो नेगेटिव में उसी हिसाब से आपकी घटती जाएगी। देखो पीएम का कोई एक मान ऐसा होगा, इस पीएम का कोई ना कोई एक वैल्यू ऐसी होगी जिसमें जितनी पुल करेक्शन पॉजिटिव में आएगी उतनी ही आपकी सेग करेक्शन है वो नेगेटिव में आ जाएगी। भाई आप जैसे पी का कोई ना कोई पीएम का कोई ना कोई मान आपने ऐसा रख दिया कि जितनी पुल करेक्शन आ रही है पॉजिटिव में उतनी ही सेग करेक्शन आपकी नेगेटिव में आ जाएगी, तो पुल और सेग एक दूसरे के प्रभाव को न्यूट्रलाइज कर देंगे। तो पीएम का या पी का ऐसा मान क्या कहलाता है, नॉर्मल टेंस। तो देखो एक बार फिर से आपको थोड़ा सा याद बता देता हूँ कि पी का या पुल का ऐसा मान जिस पर सेग व पुल एक दूसरे के प्रभाव को न्यूट्रलाइज कर देते हैं, तो पुल के कारण और सेग के कारण आने वाली एरर जो करेक्शन होती है अपने को लगानी नहीं पड़ती, क्योंकि पुल करेक्शन होती है वो सेग करेक्शन के बराबर हो जाती है। ध्यान रखना, पुल करेक्शन 0 नहीं होगी, सेग करेक्शन 0 नहीं होगी, वैल्यू दोनों की आएगी कुछ ना कुछ, लेकिन दोनों की वैल्यू बराबर आने के कारण एक दूसरे के प्रभाव को न्यूट्रलाइज कर देगी। और पी का वो मान क्या कहलाता है, नॉर्मल टेंशन। क्योंकि अगर अपने मेजरमेंट के दौरान नॉर्मल टेंशन लगाएंगे तो अपने को सेग की करेक्शन नहीं लगानी पड़ती और पुल की करेक्शन भी नहीं लगानी पड़ती। पी जो स्टैंडर्ड होता है उसे आप थोड़ा सा ज़्यादा लगा दो, ज़्यादा लगाओगे तो सेग होगा ऑटोमेटिकली न्यूट्रलाइज हो जाएगा। उसके बाद 5वीं जो करेक्शन है, 5वीं करेक्शन होती है स्लोप करेक्शन। स्लोप करेक्शन देखो कई बार क्या होता है, ग्राउंड आपका स्लोप्ड होता है इस तरह से, और आपने क्या किया, इस स्लोप के लॉन्ग टेप को बिछा के इस तरह से इसके तिरछा, और आपने ये तिरछी दूरी माप रही है L। ठीक है, आपने देखो 2 बिंदु A और B हैं, A और B बिंदु के बीच की एक्चुअल दूरी देखो हॉरिजॉन्टल होती है, हमेशा ये वाली होती है। आपने माप तो ये लिए, तिरछी दूरी माप ली और सही ये है, तो मुझे कम करना है, तो स्लोप करेक्शन कैसी होगी, नेगेटिव होगी। एक बात ध्यान रखना, पहली लेंथ वाली, दूसरी पुल वाली और तीसरी टेम्परेचर वाली, ये करेक्शन तो पॉजिटिव और नेगेटिव हो सकती है। बाकी की लास्ट 4 करेक्शन है जो सेग, स्लोप, हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट और रिडक्शन टू मीन, ये चारों की चारों करेक्शन नेगेटिव होती हैं। लास्ट वाली चारों करेक्शन नेगेटिव होती हैं। तो ये L है। तो इसमें 2 परिस्थितियां हो सकती हैं इसमें करेक्शन लगाने के लिए। अगर मेरे को स्लोप करेक्शन लगानी है, मान लो स्लोप करेक्शन हमेशा नेगेटिव होगी, ध्यान रखना। तो मैं ऑलरेडी लिख देता हूँ कि वैल्यू नेगेटिव ही होगी, इसमें करेक्शन जो लगाओगे नेगेटिव होगा। तो इसके लिए आप 2 फॉर्मूले यूज कर सकते हो। अगर देखो आपने मान लो ये थीटा माप रखा है क्लिनोमीटर की सहायता से। क्लिनोमीटर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो स्लोप को मेजर करता है। तो क्लिनोमीटर से मान लो आपने ये स्लोप है वो मेजर कर रखा है इस ग्राउंड का कि कितना स्लोप है इसमें। तो इस केस में आपका देखो ये L है, तो ये आपका L cos थीटा हो जाएगा। करेक्शन लग जाएगी आपकी L इंटू L माइनस L cos थीटा, L माइनस L cos थीटा, L कॉमन निकाल लोगे तो L इंटू 1 माइनस cos थीटा, L इंटू 1 माइनस cos थीटा।
ये आपकी करेक्शन लग जाएगी, ध्यान रखना। और ये वैल्यू नेगेटिव होगी, ध्यान रखना। जो वैल्यू ये घटानी है, जो भी वैल्यू आएगी ये, अगर इस पर यहाँ ऑलरेडी माइनस लगाओगे तो ये cos थीटा -1 हो जाएगा। और ये वैल्यू, इसको आप वैल्यू रखोगे अगर साइन स्क्वायर थीटा 2 में भी बदल सकते हो। तो ये फॉर्मूला लगा सकते हो आप यदि आपकी जो करेक्शन है, सॉरी, अगर आपका स्लोप है वो माप रखा है किलोमीटर की सहायता से। और मान लो आपने ये स्लोप नहीं मेजर किया, बल्कि आपने क्या किया, बिंदु ए और बी के बीच में लेवल का जो अंतर है वो किसी इंस्ट्रूमेंट की सहायता से माप लिया, वो मान लो h आ है। तो इस केस में आपकी जो करेक्शन होगी वो h² होगी। और इसका जो फुल टर्म्स होता है वो थोड़ा और भी बड़ा होता है, h⁴/8L³। लेकिन ये सेकंड वाला टर्म अपने लेते नहीं है, एक्चुअल में अपने h²/12 का फॉर्मूला ही लगाते हैं। और ये वैल्यू नेगेटिव लेनी है, ध्यान रखना। ये क्योंकि स्लोप करेक्शन इज ऑलवेज नेगेटिव, h²/12 की जो भी वैल्यू आए उसको घटाना है। एक्चुअल लेंथ में L में से क्या करना है, इसको इस L में से h²/12 को घटाना है, 12 sin स्क्वायर थीटा/2 को भी घटाना है। मैं माइनस इसलिए नहीं लगा रहा हूँ, देखो मैंने माइनस लगा दिया, मैं बोल रहा हूँ घटाना है, तो आप कहीं घटाते टाइम माइनस माइनस प्लस मत कर दो। वैल्यू ये रहेगी लेकिन घटेगी, ठीक है। करेक्शन नेगेटिव लगेगी, वैल्यू है जो संख्यात्मक मान होगा वो h²/12 ही आएगा। तो ये आपकी स्लोप करेक्शन होती है, इन फॉर्मूलों से कैलकुलेट कर सकते हो। इसके बाद है करेक्शन फॉर हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट। 6 नंबर है करेक्शन फॉर हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट। करेक्शन फॉर हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट। मान लो देखो हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट का मतलब आप टेप की बात कर रहे हो। टेप ये देखो इस तरह से हॉरिजॉन्टल, एक तो देखो टेप इस तरह से झुकती है तो वर्टिकल प्लान में झुक गई, सैग हो गया। ये तो हो सकता है हॉरिजॉन्टली इधर हवा तेज चल रही है, लेफ्ट राइट से हवा तेज आ रही है, तो वो हॉरिजॉन्टल प्लान में इस तरह से मुड़ जाए टेप। टॉप से देख रहे हो मान लो, तो इसमें दो परिस्थितियां हो सकती है। एक तो बेड रेंजिंग, कि आपने रेंजिंग सही नहीं कर रखी। बेड रेंजिंग का मतलब जैसे ये ए और बी बिंदु है, जैसे मान लो अब टेप है, इसका ये पॉइंट है, जैसे मान लो यहाँ आना था और ये बिंदु आपने यहाँ कर दिया, रेंजिंग सही नहीं कर रखी। मान लो डी दूरी के द्वारा पॉइंट को बाहर निकाल दिया आपने, ये टेप है जो, तो टेप देखो यहाँ चली गई, जानी यहाँ चाहिए थी लेकिन चली यहाँ गई। तो ये आपने रेंजिंग ढंग से नहीं कर रखी, मतलब आपका जो हॉरिजॉन्टल प्लान है उसके अंदर टेप का ये बड़ा सिरा है वो बाहर की तरफ निकल गया डी दूरी के द्वारा। आप एल इसकी टेप की लेंथ है ये वाली, तो इसमें जो करेक्शन लगेगी वो ध्यान रखना नेगेटिव होगी। पहले बता दिया सारी की सारी करेक्शन लास्ट वाली नेगेटिव ही होती हैं, क्योंकि आपकी जो ये वाली लेंथ होगी इस लेंथ से ज़्यादा होती है और एक्चुअल लेंथ कम है। एक्चुअल अपने को प्राप्त करना है वो कम है, कम लाने के लिए अपने को घटाना पड़ेगा, इसलिए करेक्शन आपकी नेगेटिव होती है। और इसके लिए जो फॉर्मूला लगाओगे वो होता है d²/12, d²/12। तो d²/12 का फॉर्मूला लगा के आप इसको आप एक्चुअल एल में से घटाकर एक्चुअल लेंथ है वो ज्ञात कर सकते हो। बेड रेंजिंग के लिए ये वाली करेक्शन है वो लगाई जाती है। इसी प्रकार आपका जो मान लो बहुत तेज हवा चल रही है, टेप है हॉरिजॉन्टल प्लान में, डिफॉर्मेशन ऑफ टेप इन हॉरिजॉन्टल, डिफॉर्मेशन ऑफ टेप इन हॉरिजॉन्टल प्लान। हॉरिजॉन्टल प्लान में, हॉरिजॉन्टल प्लान के अंदर आपका जो वो हो गया, शिफ्ट हो गया, मान लो टेप बाहर की तरफ निकल गया, जैसे कि 100 मीटर की टेप है, ये इस तरह से मुड़ गई, इसको अपने सीधा मान सकते हैं इस तरह से, और डी दूरी के द्वारा बाहर निकल गई। मान लो ये लेंथ L1 है, ये टेप की लेंथ L2 है, ये एक के टेप के ए और बी सिरे हैं और ये सीधी लाइन अपने को मापनी है, और टेप इस तरह से बाहर की तरफ निकल गई हॉरिजॉन्टल प्लान में, और इसका ये जो पॉइंट है ये इस सीधी लाइन से डी दूरी पर है, और टेप की इधर की लेंथ L1 और इधर की L2 है। तो इसमें जो करेक्शन लगेगी टोटल वो होती है d²/2L1 प्लस d²/2L2। इस फॉर्मूले से आप करेक्शन है वो लगा सकते हो। ये जो टोटल वैल्यू आएगी इस वैल्यू को आप घटाओगे, क्योंकि ये करेक्शन भी नेगेटिव होती है। सातवीं जो करेक्शन है
रिडक्शन टू मीन सी लेवल, देखो विशेष रूप से ट्रायंगुलेशन सर्वे जब किया जाता है भारतीय सर्वेक्षण विभाग के द्वारा, तो बेस लाइन का जो मेजरमेंट है, बेस लाइन का मेजरमेंट है पृथ्वी स्तर से ऊबड़ खाबड़ है, और ये इसका मान लो मीन सी लेवल है, ये बड़ा आपने टेप की लेंथ मान लो यहाँ माप रखी है, बिंदु ए और बी ग्राउंड ये है, तो दूरी को हमेशा इस लेवल पर मापा जाता है, मीन सी लेवल पर, अर्थ के मीन सी लेवल पर ही कंसिडर किया जाता है बेस लाइन का। अगर अपने देखो यहाँ दूरी को शिफ्ट करना है, ये एक लेवल है मीन सी लेवल बोलते हैं, और आपने यहाँ पर दूरी माप रखी है, इसको थोड़ा सा और क्लियर करके बनाओ। इस तरह से डायग्राम है आपका, ये मीन सी लेवल है, ये MSL मीन सी लेवल है, और यहाँ आपने माप रखी है, और ये माप की दूरी आपने मान लो L माप रखी है, और मीन सी लेवल से पृथ्वी की जो त्रिज्या है वो R है, और आपने जो दूरी मापी है वो मीन सी लेवल से H हाइट पर है, बिंदु ऊंचाई पर है, ठीक है। पृथ्वी का एक आपको कोना दिखाया गया है, और मीन सी लेवल से आप H हाइट पर स्थित हो, जहाँ पर आप दूरी का मापन कर रहे हो, तो इसके अंदर जो करेक्शन लगती है वो होती है LH/R, और इसकी वैल्यू भी नेगेटिव होती है। आपने जो L माप रखा है, ये जो दूरी होगी ये निकालने के लिए आप ये मीन सी लेवल की दूरी निकालने के लिए इस L में से LH/R है उसको घटा दोगे, तो रिडक्शन टू मीन सी लेवल की जो करेक्शन है 7 नंबर, वो भी नेगेटिव होती है। रिडक्शन टू मीन सी लेवल, मीन सी लेवल पर अगर दूरी को अपने को ट्रांसफर करना है तो इस तरह से अपने LH/R का फॉर्मूला लगा के उसको घटाकर उसको ट्रांसफर किया जा सकता है। वेलकम टू ऑल ऑफ यू। इस वीडियो में अपने ये देखेंगे कि जब कोई स्लोप्ड ग्राउंड होता है तो उस पर जब डिस्टेंस का मेजरमेंट करना होता है तो अपने कौन कौन सी मेथड्स हैं वो यूज़ की जाती हैं। तो चेनिंग की जाती है, अपने प्लेन ग्राउंड पर बात कर चुके हैं, लेकिन अगर अपने को स्लोप्ड ग्राउंड पर मेजरमेंट लेना हो, चेनिंग करनी हो, तो आप किस तरह से चेनिंग करोगे। तो इसके लिए ध्यान रखना, 2 विधियां हैं स्लोप्ड ग्राउंड पर मेजरमेंट लेने के लिए, 2 प्रकार के मेथड्स हैं वो यूज़ की जाती है। तो डायरेक्ट मेथड या स्टेपिंग मेथड के नाम से भी जाना जाता है इसको, स्टेपिंग मेथड या डायरेक्ट मेथड। और दूसरी होती है इनडायरेक्ट मेथड। इनडायरेक्ट मेथड्स, स्टेपिंग मेथड्स में क्या होता है, जैसे ये ग्राउंड है तो ग्राउंड में स्टेप्स के अंदर हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस का डायरेक्टली मेजरमेंट ले लिया जाता है। जैसे ए और बी बिंदु और इसके बीच की अपने को हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मेजर करनी, ध्यान रखना डिस्टेंस जब मेजर की जाती है तो हमेशा हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ही मेजर की जाती है। अपने को ये वाली डिस्टेंस होती है, ये चाहिए होती है L। तो ये L ज्ञात करने के लिए अपने क्या करते हैं, यहाँ से देखो टेप को स्टेप्स के अंदर हॉरिजॉन्टली बार बार उसको पकड़ के होल्ड करके और फिर उसका मेजरमेंट लिया जाता है। जैसे मान लो आई जजमेंट के हिसाब से आपकी पहली बार आपने टेप को इस तरह से यहाँ पर हॉरिजॉन्टली पकड़ लिया, ठीक है, और उसके बाद इस बिंदु को प्लम बॉब की सहायता से यहाँ पर ट्रांसफर कर देते हैं। ये बिंदु यहाँ आ जाता है, उसके बाद आगे टेप को फिर हॉरिजॉन्टली पकड़ लेते हैं, इस बिंदु को फिर प्लम बॉब की सहायता से यहाँ ट्रांसफर कर देते हैं। ये डाउनवर्ड एंड है जो इसका, उसके बाद फिर इस तरह से आप बिंदु को यहाँ पर ट्रांसफर कर देते हो प्लम बॉब की सहायता से। ये आपने L1 L2 ये स्टेप्स के अंदर आपने L1 L2 L3 डिस्टेंस का मेजरमेंट लेके और फिर क्या करते हैं, इसको जोड़ देते हैं तो आपकी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस सही आ जाती है। तो ये आपकी बहुत सिंपल मेथड है, स्टेपिंग मेथड बोलते हैं जिसको, क्योंकि डिस्टेंस है वो डायरेक्टली स्टेप्स के अंदर मेजर की जाती है, इसलिए इसको स्टेपिंग मेथड भी कहा जाता है। डायरेक्टली मेजरमेंट लिया जाता है इसलिए डायरेक्ट मेथड, डायरेक्टली आप हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को डायरेक्ट मेजर कर रहे हो, टुकड़ों में या स्टेप्स के अंदर बार बार मेजर कर रहे हो, इसलिए इसको स्टेपिंग मेथड कहा जाता है। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसमें जो वर्क किया जाता है हमेशा डाउन हिल किया जाता है, मतलब आप ए से स्टार्ट करोगे और बी की तरफ आओगे, क्योंकि देखो बी से ए की तरफ जाने में बहुत दिक्कत होती है, बिंदु के एग्जैक्ट ये बिंदु ले जाना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन इस बिंदु को यहाँ ट्रांसफर करना ईजी होता है, इसलिए वर्क हमेशा इसमें ऊपर से नीचे की तरफ ही किया जाता है, या वर्क हमेशा डाउन हिल किया जाता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि इसमें अपहिल वर्क करने में बहुत बड़ी परेशानी आती है, बहुत मुश्किल होता है। इनडायरेक्ट मेथड में क्या होता है,
ये इंक्लाइन डिस्टेंस है, ये मेजर की जाती है। डायरेक्टली हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मेजर नहीं की जाती, बल्कि इंक्लाइन डिस्टेंस है, ये मेजर की जाती है। इस इंक्लाइन डिस्टेंस को बाद में हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस में बदला जाता है। और जब अपने को अपहिल वर्क करना हो, अपहिल वर्क करना हो, इस तरफ चलना हो, तो अपने इनडायरेक्ट मेथड्स का यूज करते हैं। इनडायरेक्ट में देखो तीन तरीके हैं। या तो आप क्या करोगे, पहला तरीका, फर्स्ट मेथड क्या है इसमें कि आप ये एल जो लेंथ है ये मेजर कर लोगे, आप ए से लेके बी तक की इंक्लाइन लेंथ एल मेजर कर लोगे, और क्लिनोमीटर की सहायता से इसका जो स्लोप है वो मेजर कर लोगे थीटा। उसके बाद आप हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस इजीली ज्ञात कर सकते हो। ये अगर एल है, ये थीटा, तो ये आपकी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, एल कोस थीटा। तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस हो जाएगी एल कोस थीटा। पहली विधि देखो ये है। इसमें इनडायरेक्ट मेथड में ध्यान रखना, इंक्लाइन लेंथ का मेजरमेंट करके बाद में उसको हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस में कन्वर्ट किया जाता है। दूसरा तरीका, मान लो आपने थीटा मेजर नहीं किया है, आपने ए और बी के बीच की डिस्टेंस मेजर कर ली। दूसरा तरीका क्या कहता है, और आपने ए और बी के बीच में लेवल का अंतर है वो माप लिया, तो आपके पास एल भी है, एच भी है, तो डेफिनेटली आप जानते हो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर का अंडर रूट, पाइथागोरस होने के अकॉर्डिंग। तो दूसरी विधि आप इस तरह से भी कर सकते हो। तीसरी विधि एक और होती है, इसमें इनडायरेक्ट मेथड में होती है हाइपोटेन्यूजल अलाउंस लगाकर। हाइपोटेन्यूजल अलाउंस लगाकर, हाइपोटेन्यूजल अलाउंस लगाकर। इस विधि में क्या होता है, देखो जैसे आपको ये डिस्टेंस मेजर करनी है, आपने जैसे मान लो ये डिस्टेंस, जैसे मान लो ये है, और मैं किस तरह से यहाँ इसके बराबर का, जैसे मान लो एक बार ये जो भी वैल्यू है इसके बराबर का यहाँ पे एक बार चाप लगाता हूँ। मान लो मैंने ये चाप लगा, थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ इसको, जैसे ये है और इसके बराबर मैंने ये चाप लगा दिया, और यहाँ से 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए लाइन मैंने खींच दी। जैसे मान लो इसमें देखो है क्या, देखो आपने जब डिस्टेंस मेजर की, मान लो चेन बिछाई, यहाँ से यहाँ तक आपने मान लो एक चेन या टेप का यूज किया, और ये आपकी इंक्लाइन लेंथ एल है। ये एल लेंथ आपने मेजर कर ली, और इसके कॉरेस्पॉन्डिंग में अगर मैं देखूं हॉरिजॉन्टली की चाप लगाऊं, तो ये भी आपका एल हो गया। ठीक है, ये भी एल हो गया, ये भी एल हो गया। अब क्या है, अगर मैं इसके कॉरेस्पॉन्डिंग इंक्लाइन लेंथ लूं, देखो तो यहाँ से लेके यहाँ तक हो जाएगा। ये आपकी देखो ये वाली डिस्टेंस है, ये तो हॉरिजॉन्टल है, और इसके कॉरेस्पॉन्डिंग इंक्लाइन लेंथ कितनी है, यहाँ से डायरेक्टली लंब खींच के देखोगे तो ये मतलब ये आपका जो स्लोप है, स्लोप के कारण ये डिस्टेंस एक्स्ट्रा हो रही है। अपने क्या करते हैं, जब एरो होता है यहाँ गाड़ने की बजाय, यहाँ गाड़ने की बजाय एरो को अपने यहाँ गाड़ देते हैं, और देखो डिस्टेंस तो टोटल एल है, और एल की बजाय अपने ज़्यादा दूरी पे गाड़ दिया। ठीक है ना, ये जो फालतू की जो डिस्टेंस आ रही है ना, इस यहाँ एरो गाड़ने की बजाय एक यहाँ गाड़ दिया, और इसको काउंटिंग में एक ही लेंगे। ये देखो 30 मीटर है, तो ये 30 मीटर से ज़्यादा है, और ये जो फालतू का आया है ये अपने एक्स्ट्रा काउंट करके एरो को यहाँ गाड़ दिया जाता है। देखो अगले सिरे पर जो एरो है वो जितनी दूरी के द्वारा अपने शिफ्ट कर देते हैं, वही कहलाता है हाइपोटेन्यूजल अलाउंस। ठीक है, तो अपने क्या करते हैं, पहले से इस हाइपोटेन्यूजल अलाउंस का मान ज्ञात कर लेते हैं। जैसे कि थीटा है, इसकी वैल्यू हो जाती है एल इंटू सेक थीटा माइनस 1। इस फॉर्मूले से अपने एल सेक थीटा माइनस 1 है, इसका कैलकुलेट कर लेते हैं हाइपोटेन्यूजल अलाउंस। और फिर क्या करते हैं, जब ये दूरी बिछाई या चैन बिछाई, तो ये बिछाने के बाद अब काउंट तो जैसे 30 मीटर 30 कर लिया, लेकिन आप यहाँ नहीं गाड़ोगे यार, वो यहाँ गाड़ोगे, और ये वैल्यू कितनी होगी इसके बराबर होगी, ऑलरेडी आप कैलकुलेट कर लोगे। उसके बाद हर बार हर चैन में आप हाइपोटेन्यूजल अलाउंस लगाते जाओगे। और कितने लिंक के द्वारा अलाउंस लगाना, मान लो लिंक होते हैं, क्योंकि लिंक पे वैल्यू आएगी कि आपकी चैन 30 मीटर की है, तो इसमें 100 लिंक होते हैं, 100 इंटू सेक थीटा माइनस 1 लिंक का हाइपोटेन्यूजल अलाउंस लगाओगे। और अगर आपका 150, और अगर आपकी 20 मीटर की है तो 100 इंटू सेक थीटा माइनस 1 लिंक, ये फॉर्मूला लगाओगे। अगर आप 20 मीटर के लिए, और ये आपका 30 मीटर के लिए, इतने लिंक हैं, वो आप एरो को आगे शिफ्ट करते हुए चलते हो, और उसको काउंटिंग में करते हो 1।
हर बार एक चैन बिछती है तो उसको 30 मीटर काउंट कर लेते हो, लेकिन वो दूरी होती है वो 30 मीटर से ज़्यादा होती है, क्योंकि देखो इंक्लाइन के कारण वो थोड़ी सी ज़्यादा होती है। हॉरिजॉन्टली उसके कॉरेस्पॉन्डिंग 30 ही होगी, लेकिन इंक्लाइन के कारण थोड़ी सी ज़्यादा होगी, वो अपने आप हर बार एरो होता वो शिफ्ट होता जाएगा। तो तीसरी विधि आपकी ये होती है हाइपोटेन्यूजल अलाउंस लगाकर। तो 3 विधियां हैं, 2 विधियां तो आपकी मेन है, इस मेन में एक डायरेक्ट है, इनडायरेक्ट है। डायरेक्ट में आप डायरेक्टली हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है वो स्टेप्स में मेजर करते हो डाउन हिल वर्क करते हुए, और इनडायरेक्ट मेथड में अप हिल वर्क करते हैं। और 3 विधियां होती हैं, या तो किलोमीटर से स्लोप माप लोगे, या फिर डिफरेंस ऑफ एलिवेशन मेजर कर लोगे, या फिर आप हाइपोटेन्यूजल अलाउंस है वो लगा लोगे। हाइपोटेन्यूजल अलाउंस को स्लोप करेक्शन भी कहा जाता है कई बार, हाइपोटेन्यूजल अलाउंस को कई बार स्लोप करेक्शन भी कहा जाता है, लेकिन इसको एक्चुअल नाम हाइपोटेन्यूजल अलाउंस ही होता है, और इसका फॉर्मूला L इंटू सेक थीटा माइनस 1 होता है, क्योंकि स्लोप करेक्शन तो आप जानते हो L इंटू 1 माइनस कोस थीटा होता है, और हाइपोटेन्यूजल अलाउंस होता है वो L इंटू सेक थीटा माइनस 1 होता है। तो ये बात नोट कर लेना। वेलकम टू ऑल ऑफ यू। इस वीडियो में अपने लीनियर मेजरमेंट का जो चैप्टर है उसमें चैनिंग करने के दौरान कुछ बाधाएं आती हैं, उन बाधाओं से संबंधित ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बनते हैं। ऑब्स्टेकल्स टू चैनिंग, चैनिंग करने में किस किस प्रकार की बाधाएं आती हैं उसके बारे में अपने डिस्कस करेंगे। देखो इसमें 3 प्रकार की पॉसिबिलिटी है। नंबर 1, जब देखो अपने कई बार क्या होता है कि ए और बी बिंदु होते हैं, ए और बी के बिंदु में अपने जब चैन बिछाते हैं तो चैन बिछ नहीं पाती, तो उसको बोलते हैं कि आपके चैन बिछाने में बाधा हो रही है, या उसको बोलते हैं ऑब्स्टेकल टू चैनिंग। और चैनिंग जब करते हैं तो एक प्रॉब्लम और भी आती है। देखो कई बार अपने को चैन तो बिछ जाती है, लेकिन आप उसमें रेंजिंग नहीं कर पाते, मतलब ये बिंदु एक दूसरे को अपने को दिखाई नहीं देते, तो उसको कहते हैं कि ऑब्स्टेकल टू रेंजिंग, की रेंजिंग में बाधा आ रही है। ठीक है, तो देखो देखो इसमें 3 प्रकार की पॉसिबिलिटी है। नंबर 1, भाई आपकी रेंजिंग है वो तो पॉसिबल है, रेंजिंग है वो पॉसिबल है, बट चेनिंग है वो ऑब्स्ट्रक्टेड है, चेनिंग में बाधा आ रही है। इसका एग्जांपल आपसे पूछा जाता है जनरली। ऐसा देखो कैसे होगा, जैसे मान लो आप बात करते हो रेंजिंग पॉसिबल, जैसे नदी आ गई, ये जैसे नदी है, अब यहाँ की रेंजिंग रोड है, यहाँ की रेंजिंग रोड है, ये रेंजिंग रोड एक दूसरे को दिख तो रही है, विजिबल तो है, लेकिन आप इस बिंदु ए और बी के बीच में चैन को नहीं बिछा सकते। तो अपने कहते हैं कि रेंजिंग इज पॉसिबल बट चैनिंग इज ऑब्स्ट्रक्टेड। इस प्रॉब्लम को ट्रायंगल के सॉल्यूशन के द्वारा या अदर कई विधियां हैं जिनके द्वारा मैथमेटिकली सॉल्व किया जाता है। अपने को सॉल्व नहीं करना, अपने को केवल ये ध्यान रखना है कि कौन सा किसका एग्जाम्पल। तो इसमें आसानी से अपने को पता लग रहा है कि जैसे पॉन्ड आ जाता है, कोई रिवर आ जाती है बीच में, तो रेंजिंग तो हो सकती है बट चेनिंग करने में प्रॉब्लम आती है। तो अपने कहते हैं कि रेंजिंग इज पॉसिबल बट चेनिंग इज ऑब्स्ट्रक्टेड। तो फर्स्ट टाइप का केस आपका ये है, रिवर का आना। सबसे अच्छा एग्जाम्पल इसका रिवर होता है। दूसरा कि चेनिंग तो पॉसिबल है, चेनिंग तो पॉसिबल है बट रेंजिंग ऑब्स्ट्रक्टेड, लेकिन रेंजिंग करने में बाधा आ रही है। तो इस प्रकार की प्रॉब्लम, जैसे कोई उठा हुआ ग्राउंड आ जाता है, रेज्ड ग्राउंड, उठा हुआ कोई ग्राउंड आ जाता है, जैसे ये ग्राउंड है, यहाँ पे आपने देखो ये रेंजिंग रोड लगा दी, यहाँ रेंजिंग रोड लगा दी। अब रेंजिंग रोड में देखो यहाँ से यहाँ तक चैन तो बिछ जाएगी, लेकिन अपने को आर पार ये दिखाई नहीं देगा। तो ये उठा हुआ ग्राउंड एक तरह से किसका एग्जांपल हो गया, चेनिंग तो संभव है, चेनिंग तो आप कर पा रहे हो बट रेंजिंग में बाधा आ रही है। या जैसे कोई जंगल आ जाता है, फॉरेस्ट आ जाता है, जंगल में से चैन तो बिछ जाएगी, लेकिन जंगल में पेड़ों के बीच में आर पार अपने को दिखाई नहीं देगा, तो अपने कहते हैं कि रेंजिंग है उसमें बाधा आ रही है। तो दूसरे प्रकार की प्रॉब्लम आपकी ये हो गई। तीसरे प्रकार की प्रॉब्लम एक और आती है, 3 नंबर, both chaining and ranging obstructed, chaining and ranging obstructed। कई बार क्या होता है, देखो चेनिंग भी नहीं कर पाते हैं और रेंजिंग भी नहीं कर पाते हैं। जैसे बीच में बिल्डिंग आ जाती है, तो बिल्डिंग के आर पार देखो ना तो अपने यहाँ से यहाँ तक चेन बिछेगी, ना ही यहाँ से अपने को आर पार दिखाई देगा।
तो बीच में बिल्डिंग का आना है जो, ये आपके किसका एग्जांपल है, बहुत चेनिंग एंड रेंजिंग ऑब्स्ट्रक्टर। तो ये 3 प्रकार की जो बाधाएं हैं इसमें आ सकती हैं। इसके अलावा देखो अपने 3 प्रकार की बाधाओं के याद रख लेना। और इस चैप्टर का जो आपका लास्ट पॉइंट है, आपने अपने इसमें पूरा डिस्कस कर लिया, सब देख लिया कि किस तरह से लीनियर मेजरमेंट लेते हैं, लीनियर मेजरमेंट के लिए कौन कौन से इक्विपमेंट्स हैं वो काम में लिए जाते हैं, टेप में कौन सी करेक्शन लगाई जाती है, ग्राउंड पर कैसे मेजरमेंट किया जाता है, गलत लंबाई की चेन यूज़ करते हैं तो उसको सही कैसे किया जाता है। इसके अलावा इसके अंदर जो एक्सेसरीज जैसे एरोज यूज़ किए जाते हैं, लीडर क्या होता है, फुल ओवर क्या होता है, ये सब अपन लोगों ने डिस्कस कर लिया है। इसका लास्ट टॉपिक आपका एक और बच गया है जो कि है कि प्रिसीजन ऑफ प्रिसीजन इन चैनिंग। चैनिंग में कितनी परिशुद्धता रहती है, या चैनिंग में जो मैक्सिमम अलाउबल एरर है वो कितनी होती है, उसकी लिमिट कितनी होती है। लिमिट ऑफ प्रिसीजन कर लो इसको, लिमिट ऑफ प्रिसीजन इन चैनिंग। देखो इसमें अगर आप चैन यूज कर रहे हो, चैन यूज कर रहे हो और आप रफ वर्क है या कोई रफ एरिया है, जैसे हिली एरिया है, रफ वर्क है या हिली एरिया है, तो वहां पर आप उसमें जो मैक्सिमम अलाउबल एरर होती है वो होती है 1.250, मतलब 250 मीटर की दूरी माप रहे हो अगर टोटल, तो उसके अंदर 1 मीटर से ज़्यादा एरर नहीं होनी चाहिए। रफ एरिया के अंदर चैन से दूरी मापते टाइम 250 में 1 मीटर की एरर आती है, ठीक है, इससे ज़्यादा एरर नहीं आनी चाहिए, मतलब इसमें काफ़ी एरर आती है। और अगर आप नॉर्मल वर्क कर रहे हो, रफ की बजाय आपका जो एरिया है वो थोड़ा ठीक ठाक है, प्लेन एरिया है, नॉर्मल वर्क कर रहे हो तो आपकी एरर और कम होगी, मतलब 500 में 1 की आएगी फिर। तो मैक्सिमम अलाउबल एरर कितनी होगी, 1/500 होगी। अगर आप 1/500 प्राप्त नहीं कर रहे हो तो आपका वर्क है, आपने ढंग से काम नहीं किया है, क्योंकि 500 में 1 और 250 में आधा मीटर, मतलब आपका ये ज़्यादा एक्यूरेट रिजल्ट है। इसके अलावा अगर आपको मान लो एक्सीलेंट कंडीशन है, बहुत अच्छी परिस्थितियां हैं, बहुत अच्छी परिस्थितियां हैं और चैन को टेस्ट कर रखा है, जैसे टेस्टेड चैन यूज कर रहे हो, सब कुछ बढ़िया है आपका, तो आप और भी ज़्यादा एक्यूरेसी बढ़ा सकते हो, 1000 में 1 की एरर आएगी। चैन को टेस्ट कर रखा है, वहाँ पर मतलब हवा वगैरह शांत है, बिल्कुल टेम्परेचर बिल्कुल कंट्रोल्ड है, सब कुछ सही है, अच्छी परिस्थितियों के दिन 1000 में 1 की एरर या 1/1000 की प्रिसीजन आप प्राप्त कर सकते हो, ऐसा चैन में होता है। दूसरा, अगर आप स्टील बैंड या स्टील टेप यूज कर रहे हो, स्टील बैंड यूज कर रहे हो या आप स्टील टेप यूज कर रहे हो मान लो, तो आपकी प्रिसीजन और भी बढ़ जाएगी, वो होगी 1/2000। और अगर आप इनवार टेप यूज कर रहे हो तो और भी ज़्यादा एक्यूरेट होगा इनवार टेप, क्योंकि ये तो बहुत ही प्रिसाइज होती है, 1/10,000। तो 10,000 में केवल 1 मीटर की एरर इसमें होनी चाहिए। तो ये चैनिंग में देखो मैक्सिमम परमिसिबल एरर होती हैं, जो जिसकी वैल्यू आपको याद रखनी है, क्योंकि इनमें ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन है वो पूछा जा सकता है। अभी अपन लोगों ने एक बात और है, देखो अब पिछले चैप्टर में अपन लोगों ने टाइप्स ऑफ एरर के बारे में डिस्कस किया था। उसमें एक तो सिस्टमेटिक एरर होती हैं और एक एक्सीडेंटल एरर्स होती हैं। सिस्टमेटिक एरर्स जो होती हैं, सिस्टमेटिक एरर्स जो होती हैं जिनको अपने कम्युलेटिव एरर्स भी कहा जाता है। इसमें 2 बातें अलग से लास्ट में नोट कर लेना। सिस्टमेटिक और या कम्युलेटिव एरर्स होती हैं जो लेंथ मेजरमेंट में, लंबाई के मापन में सिस्टमेटिक एरर आ रही है कोई मान लो, तो वो सिस्टमेटिक एरर जितनी भी आएगी वो कैसे आएगी, वो हमेशा उस लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। ये बात याद रखना कि सिस्टमेटिक एरर और कम्युलेटिव एरर इन द लेंथ आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ चेन या मेजर्ड लेंथ। जो आपने जितनी ज़्यादा लेंथ मापोगे उतनी ही ज़्यादा एरर आएगी। और जो इसके अंदर दूसरे टाइप की जो एरर्स बताई थी मैंने आपको, एक्सीडेंटल या कंपनसेटिंग एरर्स, एक्सीडेंटल एरर्स या इसको कंपनसेटिंग एरर भी कहा जाता है। ये जो एरर्स होती हैं वो
लेंथ के वर्गमूल के समानुपाती होती है। तो ये दो बातें आप इसमें और याद रख लेना। इसके बाद आपका ये लीनियर मेजरमेंट का जो चैप्टर है वो फिनिश हो गया है, और नेक्स्ट जो चैप्टर होगा अपना चेन सर्विंग का होगा। चेन सर्विंग, फिर कंपास सर्विंग, फिर थोड़ोलाइट सर्विंग, ये बार बार जो सर्विंग किया जाता है अलग अलग टाइप का, उसमें लीनियर मेजरमेंट लेने के लिए जनरली अपन लोग चेन या टेप का प्रयोग करते हैं। तो चेन और टेप से किस तरह से मेजरमेंट लिया जाते हैं और इसमें क्या क्या बातें अपने को ध्यान रखनी पड़ती हैं, वो इस पूरे चैप्टर के अंदर कंप्लीट हो गया। धन्यवाद।